दोस्तों पहले बताइए आवाज़ सही आ रही है क्या? यस और नो? तो चलिए अब हम क्वेश्चन या डिस्कशन ऑन कंपोजिशन लेवी स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है लेक्चर नंबर आई थिंक 19 का। तो इसमें हम कंपोजिशन लेवी पे जितने भी क्वेश्चंस हैं डिस्कस करेंगे। पर आप याद करने की कोशिश मत करना, हम मैपिंग करेंगे। नोट्स में आपका चैप्टर कंपोजिशन लेवी ओपन करके रखिएगा, बड़ा मजा आएगा इस क्वेश्चन या डिस्कशन में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन या डिस्कशन। आर यू रेडी? वेरी गुड। चलिए अगर हम देखिए कंपोजिशन लेवी में जो यहाँ पे हमें डिस्कस करना है, जस्ट मिनट बेटा। तो ये कंपोजिशन लेवी जो है, सेटअप चेंज हो रहा है। चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे कंपोजिशन लेवी। इसमें टोटल हमें 12 क्वेश्चन डिस्कस करना है। इसमें ICAI का जो मटेरियल है एज पर न्यू पैटर्न ऑल्सो, उसमें भी हम कवर कर लिया। कुछ CMA के क्वेश्चंस मैंने कवर कर लिए हैं, एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, RTP और मॉक टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस, और कुछ क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस हमें कवर करना है। ऐसे टोटल 12 क्वेश्चंस हमें कवर करना है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे ये आई डोंट नो ये मिस्टेक हुई या क्या हुई। ये जो एग्जामिनेशन क्वेश्चन कितने हैं उसको आए नहीं कैलकुलेशन, कैसे हो गया एक बार चेक करना पड़ेगा मेरे को। पर जो भी है सब कुछ कवर हो गया है, डोंट वरी, मुझे मैसेज मत करना, सब कुछ कवर हो गया है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं यहाँ पे। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है डिस्कस करते हैं यहाँ। मिस्टर यश डूइंग बिजनेस इन द स्टेट ऑफ केरला, ठीक है, कमेंस हिज बिजनेस इन द मंथ ऑफ अप्रैल, अप्रैल में स्टार्ट किया उसने, एंड प्रोवाइड्स फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन, ठीक है। His intra-state turnover for the first two quarter was as follows: अप्रैल टू जून 20 lakhs, पहले क्वार्टर का 20 lakhs दिया है, और जुलाई टू सितंबर 100 lakhs। In each of the quarter, exam supply made by him was 25% of total turnover for the said quarter, ठीक है। Since the product supplied by him was eligible for composition scheme, he opted for registration under composition scheme with effect from 1st July. You are required to compute, 1 जुलाई से CL लिया उसने। You are required to compute the tax payable by Mr. Yash under GST law from the above information, if he is a manufacturer, if he is a trader. स्टडी मैट में भी है, नवंबर 18 में आया हुआ, जुलाई 21 में आया हुआ है। अच्छा, इसलिए मैंने वो एग्जामिनेशन क्वेश्चंस अगर आप टाइटल में देखोगे तो वो आपको दिखेगा नहीं। रीज़न ये है क्योंकि जो क्वेश्चंस एग्जाम में वही स्टडी मैट में, इसलिए कॉमन क्वेश्चन हो गए वो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले आ जाओ 10-1 की स्कीम पे, क्योंकि अगर बात मैन्युफैक्चर की कर रहे हैं या ट्रेडर की कर रहे हैं तो 10-1 की स्कीम पे आ जाओ। पॉज करके वो पेज पे आओ जहाँ सेक्शन 10-1 हम पढ़ रहे थे, आगे सभी, और जितने भी स्टूडेंट कनेक्टेड है वो भी रिस्पॉन्स देंगे, आगे सभी वहाँ पे। आने के बाद हमने रूल 10-1 एलिजिबिलिटी ऑफ CL क्या देखा था, ठीक है। वो करंट ईयर में CL ले रहा है वो बात अलग है, पर CL क्या देखा था हमने, हमने ये देखा था कि इफ एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड्स 150 lakhs और स्पेशल कैटेगरी की स्टेट अदर देन आसाम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर 75 lakhs, तो वो केस में करंट ईयर में CL मिल जाएगा। पढ़ा आप सभी ने? पढ़ा होगा तो P टाइप करो जो भी स्टूडेंट कनेक्टेड है, तो आपको CL मिल जाएगा। अब उसके बेस पर ये पता चल रहा है कि अगर ये बिजनेस ही अप्रैल में कमेंस कर रहा है, अगर बिजनेस अप्रैल में कमेंस कर रहा है मतलब ये उसका फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर है, इसका मतलब ही ये हुआ कि एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर क्या रहा उसका, जीरो रहा। जीरो रहा मतलब डेफिनेटली उसको CL मिल जाएगा करंट ईयर में, और करंट ईयर में वो CL ले सकता है। यहाँ तक समझा? यहाँ तक समझा होगा तो 1 टाइप करो। दूसरा यहाँ पे अब उसका करंट ईयर का अब वो CL ले रहा है, और करंट ईयर का 2 क्वार्टर का टर्नओवर दिया है,
आपको अगर पता होगा तो मैंने एक टेबल बनवा के दिया था आपको, सेक्शन 10(1) के पहले एक टेबल दिखेगा आपको कि भाई पहले साल बिजनेस नहीं था, फिर दूसरे साल हुआ, तीसरे साल हुआ, ओके, ऐसे 5-6 साल मैंने लिए थे। अगर वो आपको टेबल दिख रहा होगा तो उस टेबल में मैंने एक बात बहुत क्लियरली आपको समझाई थी, अगर आपने मेरा क्लास किया होगा तो, कि अगर पिछले साल आपका बिजनेस नहीं है तो आपको सीएल मिलता ही मिलता है, क्योंकि करंट ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर आपका 0 है, तो सीएल मिलता ही है। पर पहले साल आपको थ्रेशोल्ड भी मिलता है, तो पहले साल थ्रेशोल्ड यानी 20 लाख का थ्रेशोल्ड आपको मिलेगा, तो 20 लाख का हम थ्रेशोल्ड जरूर लेंगे, और वो थ्रेशोल्ड लेने के बाद रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे। इसलिए अप्रैल टू जून अगर 20 लाख है तो यहाँ पे मैं अप्रैल टू जून 20 लाख का थ्रेशोल्ड यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, जब हम रजिस्ट्रेशन चैप्टर पढ़ेंगे या आपने पढ़ लिया होगा, तो जो गुड्स के सप्लायर है, मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर, इनको कुछ एक्सेप्शन छोड़ के, ओके, और कुछ स्टेट छोड़ के जहां तक देखा जाए तो इनको 40 लाख का सप्लाई ऑफ गुड्स का थ्रेशोल्ड मिल सकता है अगर वो सर्विस सप्लाई नहीं कर रहा है। मतलब ये है कि 20 लाख का जनरल थ्रेशोल्ड है, पर कुछ केसेस में इनको 40 लाख का मिल सकता है। फिर आपका एक सवाल आ सकता है कि सर ये केस में ओके थ्रेशोल्ड 20 ले या 40 ले, तो मैं ये कहूँगा कि आप अज्यूम करना थ्रेशोल्ड 20 लाख, आप अज्यूम करना थ्रेशोल्ड 20 लाख, और वो सीएल के लिए अप्लाई कर रहा है 1 जुलाई को। अगर 1 जुलाई को सीएल के लिए अप्लाई कर रहा है, मतलब जून तक का वो थ्रेशोल्ड आप एजम्पशन ले सकते हो कि भाई वी एज्यूम दैट इन गिवन प्रॉब्लम थ्रेशोल्ड इज 20 लाख एंड नॉट 40 लाख, ठीक है। और यहाँ पे वो स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट में भी नहीं, केरला में, तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड 20 लाख आपको रजिस्ट्रेशन का मिल जाएगा। सेकेंड वाला पॉइंट, आपका रजिस्ट्रेशन चैप्टर हो गया होगा तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे से समझा होगा, नहीं हुआ होगा तो डोंट वरी, हम रजिस्ट्रेशन में कवर कर लेंगे। चलो वापस आ जाते हैं कि थ्रेशोल्ड के बाद फिर आप आ जाओ, एक मैंने चैप्टर के आखिरी में जस्ट दो पेजेस पहले इंटीमेशन फॉर सीएल, यस, एक चार्ट बनाया था उसका, इंटीमेशन फॉर सीएल, जिसमें रूल हमने 6, 7, 8 में प्रोसीजर देखा था, और इंटीमेशन का एक चार्ट हमने बनाया था आगे वहां पे इंटीमेशन पे। इंटीमेशन ये है कि अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन ले रहे हो थ्रेशोल्ड के बाद, तो आपका सीएल का इंटीमेशन आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में जाता है। अगर मैं 20 लाख का थ्रेशोल्ड ले रहा हूं तो ऐसे सिचुएशन में मेरी इंटीमेशन ओके रजिस्ट्रेशन करते वक्त यहाँ पे एलिजिबली फॉर सीएल वो मेरी REG 01 में ही जाएगी। दिखा आपको? अगर दिखा होगा तो REG 01 टाइप करो, तो ओके वहां मैं इंटीमेशन दे दूंगा। चलिए, पर वो पॉइंट का कुछ इंपॉर्टेंस है क्या यहाँ पे? मैं तो ये लॉ कनेक्ट कर रहा हूँ, पॉइंट का इंपॉर्टेंस होगा तो वो आंसर में देंगे, अननेसेसरी आंसर नहीं बढ़ाएंगे। देखते हैं पूछा क्या है। अब एक चीज उन्होंने और ये दी कि भाई 25% जो भी टर्नओवर दिया है वो टोटल टर्नओवर का, ओके, उसका पहली बात तो 2 क्वार्टर्स का उन्होंने इंट्रास्टेट टर्नओवर दिया हुआ है, और इसका 25% एग्जाम सप्लाई वो कह रहे हैं, एग्जाम सप्लाई है। अब जब मैं करंट ईयर में पहले 20 लाख पे तो टैक्स नहीं निकालूंगा, मैं तो ये अज्यूम करूंगा कि थ्रेशोल्ड लिया है, तो फिर मैं जुलाई टू सितंबर का जो 100 लाख है वो 100 लाख पे टैक्स निकालूंगा। सर पहले 20 लाख का थ्रेशोल्ड वाला क्यों नहीं निकालना? चलिए याद मत कीजिए, मैं आपको लाऊंगा एक्सप्लेनेशन टू, यहाँ पे सेक्शन 10 कंपोजिशन लेवी चैप्टर खत्म होने के पहले 2 पेज पहले अगर आप देखोगे तो वहाँ एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 10 दिखेगा, जहाँ एग्रीगेट टर्नओवर और टर्नओवर इन स्टेट में छेड़छाड़ क्या करना है, क्या इंक्लूड करना है और क्या एक्सक्लूड करना है, एक डायग्राम भी हमने बनाया था जिसमें यह कहा गया है कि जब आप टर्नओवर इन स्टेट निकालोगे करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए, देखो वहां पे टर्नओवर इन स्टेट निकालोगे करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो 1 अप्रैल से लेके जब तक तुम लायबल नहीं होते फॉर रजिस्ट्रेशन, टर्नओवर इन स्टेट के लिए वो एक्सक्लूड किया जाएगा, और उसके बाद के टर्नओवर पे ही जीएसटी कंपोजिशन लेवी में आएगा। आपको थ्रेशोल्ड वाले टर्नओवर पे जीएसटी नहीं निकालना है, तो वो पॉइंट मुझे लिखना पड़ेगा कि पहले 20 लाख ओके टर्नओवर इन स्टेट कैलकुलेट करते वक्त एज पर एक्सप्लेनेशन 2 टू सेक्शन 10 वो मैं एक्सक्लूड करूंगा, ओके, और रिमेनिंग 100 लाख पे ही जीएसटी निकालूंगा। दिखा क्या आपको एक्सप्लेनेशन 1? दिखा होगा तो सॉरी एक्सप्लेनेशन 2, अगर दिखा होगा एक्सप्लेनेशन 2 तो E2 टाइप करो, मुझे इंटरेक्शन में चाहिए। ओके देखो यहाँ वीडियो लेक्चर में आप ही मेरे साथ कनेक्टेड हो, तो E2 दिखा होगा तो एक्सप्लेनेशन 2 के हिसाब से टर्नओवर इन स्टेट निकालते वक्त थ्रेशोल्ड वाला इंक्लूड नहीं करते, एग्रीगेट टर्नओवर निकालते वक्त इंक्लूड करते हैं।
तो फिर मैं रिमेनिंग 100 लाख पे जीएसटी कंपोजिशन स्कीम लूंगा। तो मेरा एग्रीगेट टर्नओवर, हाँ एग्रीगेट टर्नओवर निकालते वक्त 20 प्लस 100 लिया जाएगा, यानी 120। मैं थ्रेशोल्ड के नीचे हूँ करंट ईयर में। और दूसरा, ओके, टर्नओवर इन स्टेट निकालते वक्त मैं 20 कंसीडर नहीं करूंगा, मैं 100 लाख ही कंसीडर करूंगा। तो वो 100 लाख पे ही मैं जीएसटी निकालूंगा। चलिए, अब वो क्या कहते हैं, उन्होंने मेरे को सिर्फ इतना पूछा, कंप्यूट द टैक्स पेबल बाय मिस्टर यश, ओके, अंडर जीएसटी लॉ, जो वो कंपोजिशन स्कीम ले रहा है। अगर वो मैन्युफैक्चर होगा तो उसका एग्जाम भी कंसीडर होगा। तो जो 25% ऑफ टर्न और एग्जाम है, यानी अगर हम 100 लाख में 25% एग्जाम का कंसीडर करें तो टोटल 100 लाख पे जीएसटी आएगा एट द रेट 1%। एट द रेट 1% जीएसटी 100 लाख पे आएगा। इसका रीजन हमने कहाँ देखा था? तो इसका रीजन, अगर आप सेक्शन 10(1) पे आते हो, ओके, सेक्शन 10(1) पे आते हो, तो वहां हमने देखा था 1% ऑफ टर्न और इन स्टेट, और टर्न और इन स्टेट में एग्जाम सप्लाई भी ऐड होता है। तो ये केस में हम एग्जाम सप्लाई भी ऐड करेंगे। दूसरा, अगर ये ट्रेडर होगा तो फिर हम टैक्सेबल ही लेंगे। टैक्सेबल लेंगे मतलब जो टर्नओवर दिया गया है उसमें से एग्जाम्प्ट हम डिडक्ट कर देंगे, और डिडक्ट करने के बाद जो बचेगा वो टैक्सेबल का ही 1% निकालेंगे। तो भाई, ओके, ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं आता है, इधर से उधर से सारी चीजें कनेक्ट करनी पड़ती है। ओके, ये समझा क्या? तो चलिए यहाँ पे, ओके, सेक्शन 10 के हिसाब से, ओके, रीड विथ रूल। रूल याद आए तो ठीक, सेक्शन याद आए तो बहुत अच्छी बात, रूल नहीं भी याद आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। रजिस्टर पर्सन ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन लेवी फॉर गुड्स पे टैक्स एट द रेट मेंशन बिलो इन करंट फाइनेंशियल ईयर। क्या रेट से मिलेगा? तो 1%, ओके, मैन्युफैक्चर होगा अदर देन मैन्युफैक्चर ऑफ नोटिफाइड गुड्स। सर, ये अदर देन मैन्युफैक्चर ऑफ नोटिफाइड गुड्स यानी कौन से? अगर आपको याद हो गए तो कुछ नोटिफाइड गुड्स के मैन्युफैक्चरर को सीएल नहीं मिलता है, जैसे आइसक्रीम, पान मसाला, एरिएटेड वाटर, टोबैको, टोबैको सब्सटीट्यूट्स, ओके, ब्रिक्स, ऐश वगैरह। तो अगर आप मैन्युफैक्चर हो गए और वो नोटिफाइड गुड्स के मैन्युफैक्चर नहीं होगे तो आपको 1% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट देना पड़ेगा। और अगर आप ट्रेडर होगे तो ट्रेडर में 1% ऑफ टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस इन अ स्टेट। ये वर्ड्स लर्न करने पड़ेंगे। टर्नओवर प्रायर टू गेटिंग रजिस्टर्ड विल नॉट बी कंसीडर फॉर डिटरमाइनिंग द टर्नओवर इन स्टेट। हाँ, ये एक्सप्लेनेशन 2 भी लिखना पड़ेगा, अगर एक्सप्लेनेशन 2 याद आए तो। नहीं याद आया तो सिंपली आप ऐसा लिखो कि जब आप टर्नओवर इन स्टेट निकालोगे तो थ्रेशोल्ड के पहले का टर्नओवर आपको अप्लीकेबल नहीं होगा। डिस्कशन एंड कंक्लूजन। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे डिस्कशन और कंक्लूजन ये है कि मिस्टर यश जो है मैन्युफैक्चर होगा तो टोटल 100 लाख पे 0.5% से सीजीएसटी देगा और एसजीएसटी 0.5% से देगा। और मिस्टर यश अगर ट्रेडर रहेगा तो एग्जम्पशन वाला 25% कट हो जाएगा और 75 लाख पे देगा। इजी है। चलो, ये तो आपने शॉर्ट में उड़का दिया, पर मैं चाहता हूं कि आप एक दो नोट खुद या ऐड करना जब आप लिखोगे पढ़ोगे इसको। कौन सा? कि वो ये ऐड करना कि भाई यहाँ पे एक नोट बहुत जरूरी है कि एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ एज मिस्टर ये स्टार्टेड बिजनेस इन करेंट ईयर, therefore we can say that aggregate turnover of preceding financial year is zero which does not exceed 150 lakhs, hence composition levy is available। अब प्रॉब्लम में इसलिए शायद नहीं दी गई, एग्जाम में भी नहीं दी गई, क्योंकि उन्होंने खुद ही कह दिया कि सीएल मिलेगा, इसलिए वो नोट नहीं दी होगी। पर आप अपने तरफ से जरूर दे देना। और नोट ये दे देना कि जहाँ तक है दो एजम्पशन लेना कि भाई प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर लिख दो शॉर्ट में, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर जीरो है एज न्यू बिजनेस स्टार्टेड इन अप्रैल, hence CL available। और दूसरा, we assume that threshold for supply of goods is 20 lakhs। we assume that, ये तो लिख दी दो, we assume that threshold for supply of goods is 20 lakhs। ठीक है यहाँ पे। तो चलिए, ये एक प्रॉब्लम हमने देखा। ओके, तो मजा आया होगा तो एमजे टाइप कीजिएगा। नाउ ये प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है, ये स्टडी मैट में भी दिया गया है और एग्जाम में आ गया है, इसलिए दोनों क्वेश्चन मैच हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा, मिस्टर राजवीर अ रजिस्टर्ड पर्सन एट दिल्ली। भाई राजवीर है, ओके, और वो रजिस्टर्ड पर्सन है एट दिल्ली, इज इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग गुड्स रिलेटिंग टू इंटीरियर डेकोरेशन अंडर द फर्म नेम मिस्टर रजबीर एंड सन्स। इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस है भाई ये, अगर सप्लाई ऑफ सर्विस है, ठीक है। नेम रजबीर एंड सन, ही हैज ऑप्टेड फॉर कंपोजिशन स्कीम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 20XX। वाई वाई, खुद ही दे दिया, सीएल ले लिया। जब प्रॉब्लम में खुद दे दिया है, सीएल ले लिया है, तो फिर टेंशन वाली बात ही नहीं है।
फिर हमें ये बताने की जरूरत नहीं कि एग्रीगेट टर्न और बिलो 150 lakhs या सर्विस है तो बिलो 50 lakhs, तो फिर वो सिचुएशन में जो है उसको 10 to M स्कीम मिलेगी, वो बताने की जरूरत नहीं क्योंकि खुद कह दिया वो सीएल लिया होगा। His turnover for current financial is 80 lakhs and is expected to achieve 130 lakhs in financial year YYZZ। ठीक है, अभी करंट फाइनेंशियल ईयर जो एक्स एक्स जेड जेड है, एक्स एक्स वाई वाई है, उसमें 80 lakhs उसका टर्न हो रहा है और अगले साल 130 lakhs वो अज्यूम कर रहा है। डिस्कस वेदर राजबीर एंड सन्स कैन स्टिल एंजॉय बेनिफिट ऑफ कंपोजिशन स्कीम इन अ फाइनेंशियल ईयर YYZZ। भाई इस साल तो कंपोजिशन स्कीम ले रहा है, लेकिन हम इस बार की बात कर ही नहीं रहे। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि इसको कंपोजिशन स्कीम कौन सी मिलेगी। अगर आपके दिमाग में यहाँ पे 150 lakhs आ रहा होगा तो गलत है। क्यों 150 lakhs आ रहा तो गलत है? क्योंकि सेक्शन 10(1) की कंपोजिशन स्कीम वो सप्लायर ऑफ गुड्स और एक ही सर्विस रेस्टोरेंट कैटरिंग उसको मिलती है, और सप्लाई ऑफ गुड्स में मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर मिलती है, जिन्होंने सर्विस मार्जिनल लिमिट तक ही सप्लाई करना चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो राजवीर ये पूरा प्योरली इंटीरियर डेकोरेटर है। अगर प्योरली इंटीरियर डेकोरेटर है तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। अगर सप्लाई ऑफ सर्विस है तो जाओ किस में जाओ, जाओ 10 to M है। याद मत करो कुछ भाई, याद मत करो, मेमोरी को तकलीफ मत करो। ओके, जिंदगी एक ही बार मिलती है, याद सिर्फ एग्जाम में करेंगे। जाओ वहाँ पे मैपिंग करो, जितना ज़्यादा मैपिंग कर सकते करो। जाओ 10 to M में, जाओ जाओ जाओ, पेज को देखो। इतना मैपिंग होना चाहिए कि पेज देखते ही कौन से भी याद आने चाहिए। ओके, इतना मैपिंग होना चाहिए। तो 10 to M है, अरे ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि ये कहाँ लिखा था, कहाँ लिखा था, कहाँ लिखा था, एकदम वो पेज आपके सामने आना चाहिए। तो 10 to A में कैपिटल है, छोटा ए नहीं। 10 to A में अगर आप आओगे तो 10 to A में ओके, सप्लायर ऑफ सर्विस को कंपोजिशन स्कीम दिए इफ एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 50 lakhs। तो करंट ईयर में उसको 50 lakhs का सीएल मिलता है। ओके, करंट ईयर में 50 lakhs का सीएल उसको मिलता है, तो भाई साहब वो करंट ईयर में सीएल ले लेगा। ओके, पर अब उसको बात करंट ईयर एक्स एक्स वाई वाई की तो चालू ही नहीं है। वो कहते हैं वाई वाई जेड जेड में बताओ, और उसका एस्टिमेशन जो है अगले साल वाई वाई जेड जेड में 130 lakhs है। क्यों कंफ्यूज कर रहा है प्रॉब्लम आपको? क्योंकि कंफ्यूज करेंगे तो आप गलत लिखोगे, गलत लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे, मार्क्स कटेंगे तो इंस्टीट्यूट का रिजल्ट लगेगा, इंस्टीट्यूट का रिजल्ट कम लगा तो इंस्टीट्यूट की डिग्निटी रहेगी। ठीक है, तो भाई साहब हमने मार्क कट नहीं करने देना है। उनको कहना है कि हमें बेवकूफ़ मत बनाओ। ओके, देखिए भाई, एस्टिमेशन क्या है वो छोड़ो बाजू में, वो तेल गया तेल लेने। जब मैं वाई वाई जेड जेड का ओके सीएल फिक्स करूंगा तो वो सिचुएशन में मैं देखूंगा एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एक्स एक्स वाई वाई का 80 lakhs है। 80 lakhs है तो सीएल मिल जाना चाहिए, क्योंकि 150 lakhs से नीचे है। दो खींच के दूंगा आपको। ये सप्लायर ऑफ सर्विस है, 10 to A लगता है, और अगर इसको 10 to A लगता है तो यहाँ इसको सीएल ओके नहीं मिलेगा, क्योंकि पिछला साल एक्स एक्स वाई वाई जो है ओके उसका टर्नओवर 50 लाख के ऊपर है, तो करंट ईयर वाई वाई जेड जेड में सीएल नहीं मिलेगा irrespective of the turn or what they are expecting। सर अगर ये 80 नहीं होता और ये 30 होता तो 30 होता ना, ये तो मिल जाता irrespective of करंट ईयर टर्नओवर। करंट ईयर छोड़ो बाजू में, प्रीवियस ईयर का 30 होता तो करंट ईयर में 50 लाख तक सीएल मिल जाता। ओके, तो इसको 6 नहीं मिलेगा। His son Karan want to start business of providing service relating to interior decoration। उसका एक बच्चा है, वो भी सर्विस प्रोवाइड करना चाहता है। After completing post graduation course in interior decoration under the same firm name, Messrs. Rajbir and Son with effect from 1st April of financial year 1st April financial year 22-23 and want to enjoy benefit of composition scheme under GST। Advice Mr. Rajbir and Sons। तो ईयर गड़बड़ हो गई, मैं ऊपर एक्स एक्स वाई वाई ले रहा हूँ, यहाँ पे इसमें आ गया। ठीक है, थोड़ा मैं आंसर देख के आपको बताता हूँ, क्योंकि ईयर में यहाँ पे सबसे पहले तो ये देखो, ओ सॉरी यार, मेरे से गलती होगी, मेरे से गलती होगी, पढ़ने में गलती होगी। यहाँ पे सर्विस नहीं है, सेलिंग ऑफ गुड्स है, सॉरी, सेलिंग ऑफ गुड्स रिलेटिंग टू इंटीरियर डेकोरेशन है। सेलिंग ऑफ गुड्स रिलेशन टू इंटीरियर डेकोरेशन है। पूरा आंसर ही बदल गया भाई। चलो, कभी कभी गलतियों से सीख जाते हैं हम। देखो यानी कभी कभी पढ़ते पढ़ते ना आपकी गलती भी हो सकती है। ओके, आपकी भी गलती हो सकती है।
ठीक है, सेलिंग ऑफ गुड्स रिलेटिंग टू, ये मैं इसलिए सिखा रहा हूँ, ये भी अच्छी बात है, ये भी सीख लो कि पढ़ते पढ़ते गलती हो सकती है, मेरी हो गई। तो ये सेलिंग ऑफ गुड्स है भाई, सेलिंग ऑफ गुड्स है तो फिर 150 लाख का लिमिट मिल जाएगा। और आंसर ही बदल गया, 150 लाख का है तो फिर उसको प्रीवियस ईयर में 80 लाख है, तो वाई वाई जेड जेड में उसको यहाँ कंपोजिशन लेवी मिल जाएगी। ओके, मिल जाएगी भाई। ओके, गलती होगी, मिल जाएगी। तो ऐसे केस में सेक्शन 10(1), अगर आप सेक्शन 10(1) देखते हो तो if registered person whose aggregate turnover in preceding financial year did not exceeds 1.5 crores in a state or UT may offer composition scheme provided he is engaged in the supply of goods और रेस्टोरेंट सर्विस। ठीक है, सिंपल वे में अगर उसका एग्रीगेट टर्न पंच होना चाहिए, प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर डिड नॉट एक्सीड 1.5 करोड़, तो वो सीएल ले पाएगा 10(1) में, अगर वो सप्लायर ऑफ गुड्स होगा या रेस्टोरेंट सर्विस होगा। However, person who offer composition scheme is permitted to supply services. वो सर्विसेज दे सकता है अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस ऑफ वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ टर्न इन स्टेट और यूटी इन प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर विच एवर इज हायर। अरे मार्जिनल लिमिट तक ओके वो सर्विस दे सकता है। ठीक है, अब आपका ये कहना होगा कि सर यू आर एक्सपर्ट, नो गलती। भाई एक्सपर्ट मैं कंसल्टेंसी में होता हूँ, कंसल्टेंसी में ना पता चलता है वो सप्लायर ऑफ गुड्स है सर्विस है, कभी कभी पढ़ने में गड़बड़ हो जाती है। ओके, वहाँ गड़बड़ हो जाती है। चलिए, ओके ओके, ट्रू स्पिरिट में लो, गलती से सीखो भाई। ओके, नाउ नेक्स्ट डिस्कशन एंड कंक्लूजन। इन गिवन केस मिसेस रणबीर आंसर एंगेज इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग ऑफ गुड्स, अगर सेलिंग ऑफ गुड्स है to interior decoration is eligible for composition scheme for the financial year YYZZ. Its aggregate turnover 80 lakhs है which does not exceed 150 lakhs. ठीक है, अब ये भी YYZZ कर दो ऊपर यहाँ पे, ये भी ईयर YYZZ कर दो, YYZZ। अगर आपके इसमें करेक्टेड होगा तो ठीक, नहीं तो YYZZ वहाँ पे कर देना। डन। तो अब ये जो है आप, अब उसके बेटे ने ज्वाइन किया सेम फर्म और वो सर्विस देना चाहता है, तो वो सर्विस देना चाहता है तो क्या 10(1) की कंपोजिशन स्कीम वो कंटिन्यू रख सकता है? बिल्कुल रख सकता है। सप्लाई ऑफ गुड्स के साथ सर्विस प्रोवाइड हो सकती है और वो सर्विस मार्जिनल लिमिट तक प्रोवाइड हो सकती है, तो वो सर्विस मार्जिनल लिमिट तक प्रोवाइड हो सकती है, तो यस। अगर उसका बेटा ज्वाइन करना चाहता है तो देखो, अगर उसका बेटा सेम फर्म ज्वाइन करना चाहता है तो पहले तो फर्म नेम, ओके, मिसेस रणबीर एंड सन्स, पहले तो क्या था फर्म नेम, वो रणबीर खुद ही सप्लाई कर रहा था। अब वो फर्म चेंज करना चाहता है और उसका बेटा भी आ रहा है, तो अब वो प्रोप्राइटरी कंसर्न नहीं, उसमें लिखा गया कि अब वो सोल प्रोप्राइटरशिप से उसको पार्टनरशिप फर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और पार्टनरशिप फर्म ने अगर कन्वर्ट करेगा तो उसको न्यू रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अंडर न्यू पैन, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में आ गया। और ये केस में अब वो गुड्स के साथ सर्विस सप्लाई कर सकता है अप टू 5 lakhs, ओके, दैट इज 10% ऑफ, ओके, अप टू 5 lakhs। अब ये 5 lakhs कहाँ से आया? तो 10% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट ऑफ प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर। अब 10% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट ऑफ प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर तो जीरो था, क्योंकि ये अब जीरो कैसे था अब बताता हूँ। ये डिस्कशन बहुत अच्छा है, ये डिस्कशन बहुत अच्छा है। ओके, जीरो कैसे था? देखो, उन्होंने पिछले साल का टर्नओवर 80 लाख दिया, अब पिछले साल, और यहाँ स्टूडेंट ने मिस्टेक कर दी ये सेकंड वाले एरिया में। ओके, पिछले साल का टर्नओवर 80 लाख था, पर वो एज अ प्रोप्राइटर था, एज अ प्रोप्राइटर था। तो आप क्या, अब स्टूडेंट क्या करे कि पिछले साल का टर्नओवर जो है 80 लाख है, 80 लाख का 10% या 5 लाख विच इज हायर, मतलब सर्विस 8 लाख तक दे सकता है। भाई साहब, यहाँ गलती हो जाएगी, क्योंकि उसका बेटा अगर ज्वाइन कर रहा है तो सबसे पहले तो आपको क्लिक होना चाहिए कि उसको प्रोप्राइटरी कंसर्न से पार्टनरशिप फर्म में कन्वर्ट करना है, और ये एग्जाम में आपसे एक्सपेक्ट किया और यहाँ स्टूडेंट्स ने मिस्टेक किया कि प्रोप्राइटरी फर्म से उसको पार्टनरशिप फर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब पार्टनरशिप फर्म ये सेपरेट लीगल एंटिटी है, अगर पार्टनरशिप फर्म ये सेपरेट लीगल एंटिटी है बेटा, तो उसका फर्स्ट ईयर ही ये साल माना जाएगा। तो उसका 80 लाख का टर्नओवर पिछले साल का वो पार्टनरशिप फर्म का नहीं है, तो पार्टनरशिप फर्म का फर्स्ट ईयर ये साल है। अगर फर्स्ट ईयर ये साल है तो वो केस में वो सीएल ले सकता है, और सीएल लेते वक्त उसका जो सर्विस एलिमेंट उसको मिलेगा वो जीरो का 10%, क्योंकि पिछले साल का 80 लाख नहीं लिया जाएगा, जीरो का 10% और 5 lakhs विच एवर इज हायर लिया जाएगा। और ये विच एवर इज हायर लिया जाएगा तो यहाँ 5 लाख तक का वो सर्विस करंट फाइनेंशियल ईयर में दे सकता है। ये सेकंड वाला पॉइंट समझा होगा तो प्लीज 2 टाइप करें, यही तो क्रिटिकल पॉइंट था ये सिचुएशन में। ये समझा कि आपको, प्लीज बताओ।
ये समझा क्या आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। चलो ये क्वेश्चन आपके स्टडी मैट में लिया हुआ है। मिस्टर प्रेम इज रनिंग अ रेस्टोरेंट इन न्यू दिल्ली। In preceding financial year, it has an aggregate turnover of 120 lakhs from the restaurant services. ठीक है, पिछले साल रेस्टोरेंट सर्विस से उसका एग्रीगेट टर्नओवर 120 lakhs था. In current financial year, apart from restaurant service, he also want to provide food delivery services to other small restaurant. ठीक है, दो डिलीवरी सर्विसेज भी देना चाहता है. He estimated turnover of such services up to 5 lakhs. और वो ये सर्विसेज का टर्नओवर 5 lakhs एस्टिमेट कर रहा है. Mr. Prem wishes to opt for composition scheme under subsection 1 and 2 of section 10 in the current financial year. You are required to advise him for the same. चलो नहीं, कुछ याद मत करो, कुछ याद मत करो. क्या बोला है? वो 10(1) में लेना चाहता है और 10(2) में लेना चाहता है. जाइए, 10(2) में कंडीशन है और यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर की सीएल 10(2) में है. अरे यस और नो? चलिए, तो अब आप आ जाइए 10(1) पे. आ जाओ 10(1) पे. 10(1) पे क्या बोला गया है? सिस्टमेटिक वे में जाओ, अपने माइंड में मैपिंग तैयार करो. 10(1) में ये बोला गया है कि अगर यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 150 lakhs या उससे कम होगा तो सीएल करंट ईयर में मिल जाएगा. पर 10(1) का सीएल 3 ही लोगों को मिलता है. एक मैन्युफैक्चरर, दूसरा रेस्टोरेंट, कैटरिंग, ईटिंग जॉइंट, मेस वगैरह जिसमें फूड सप्लाई हो रहा है, मेस को भी मिलता है. और तीसरा सप्लायर ऑफ गुड्स जो ओके ट्रेडर है, उसको मिलता है. तो पहला सवाल कि क्या रेस्टोरेंट को 10(1) की स्कीम मिलेगी? यस, इवन दो इट्स अ सप्लाई ऑफ सर्विस, पर रेस्टोरेंट को 10(1) की स्कीम मिलेगी. रेस्टोरेंट को 10(1) की स्कीम मिलेगी. डन, यहां तक क्लियर. दूसरा, अब वो पिछले साल उसका टर्नओवर 120 lakhs था, तो 120 lakhs था तो वो टर्नओवर 150 lakhs से नीचे है, इसलिए करंट फाइनेंशियल ईयर में उसको सीएल मिलेगा. अब सवाल ये है कि वो कितना सर्विस दे सकता है, क्योंकि उसका डिलीवरी सर्विस एक्स्ट्रा वो कर रहा है. अब आप जाओ, ओके, मार्जिनल लिमिट. जो 10(1) की स्कीम ले रहे हैं उनको मार्जिनल लिमिट भी मिलती है. ठीक है, तो अब मार्जिनल सर्विस के कॉलम में जाओ, 2 पेज आगे बढ़ो, 10(1) के 2-3 पेजेस आगे बढ़ो, आपको टाइटल मिलेगा मार्जिनल सर्विस. मार्जिनल सर्विस की जो लिमिट है वो अदर देन रेस्टोरेंट के लिए होता है. अब ये अदर देन रेस्टोरेंट लोग गड़बड़ पढ़ लेते हैं. अदर देन रेस्टोरेंट कुछ स्टूडेंट ऐसे पढ़ लेते हैं कि जो मार्जिनल लिमिट का ये दिया है उन्होंने सर्विस का लिमिट, ओके, 10% या 5 lakhs, वो रेस्टोरेंट वालों को नहीं मिलती है. ये गलत इंटरप्रिटेशन है. ओके, वो अदर देन रेस्टोरेंट का मीनिंग मतलब क्या है? वहां पे अदर देन रेस्टोरेंट का मीनिंग मतलब ये है कि रेस्टोरेंट तो मिलेगा ही, इन एडिशन टू रेस्टोरेंट. वहां अदर देन रेस्टोरेंट का मीनिंग है इन एडिशन टू रेस्टोरेंट सर्विस आपको वो 10% या 5% एक्स्ट्रा मिलेगा. ये समझा क्या आपको? ओके, ये समझा होगा तो मार्जिनल सर्विस एमएस टाइप करो, मार्जिनल लिमिट ऑफ सर्विस, ओके, एमएस टाइप करो. तो इन शॉर्ट ये मार्जिनल सर्विस ऑफ लिमिट 10% और 5 lakhs विच एवर इज हायर, ये जो है ये मैन्युफैक्चरर को भी मिलती है, रेस्टोरेंट वाले को भी एक्स्ट्रा मिलती है और ट्रेडर को भी मिलती है. ये समझा क्या? तो ट्रेडर को भी मिलती है, तो ऐसे केस में रेस्टोरेंट वाले को भी ये लिमिट मिलेगी. अब ये लिमिट कितनी मिलेगी? तो जो उसका एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर होगा वो टर्नओवर इन स्टेट होगा. अब वो एक ही स्टेट में है तो उसका एग्रीगेट टर्नओवर इन स्टेट रहेगा. तो 120 lakhs का 10% और 5 lakhs विच एवर इज हायर, तो ये केस में उसको लिमिट मिल जाएगी 12 lakhs. और अगर उसको लिमिट 12 lakhs मिल जाएगी तो यस, वो 5 लाख तक सर्विस दे सकता है करंट फाइनेंशियल ईयर में. तो बस इसको प्रॉपरली अब प्रेजेंट कैसे किया, अभी भी मत याद करो, प्रेजेंटेशन देखो, प्रेजेंटेशन के पॉइंट्स देखो. मैपिंग हो गया, मैपिंग होने के बाद पॉइंट्स देखो, फिर साइड में पॉइंट्स लिखो. भाई साहब, तीनों सब्जेक्ट में मैंने ऐसी ही पढ़ाई की. मैंने याद करना शुरू किया था एग्जाम के 1.5 महीने पहले, उसके पहले 3 बार मैपिंग की थी मैंने, 3 बार रिवीजन में मैपिंग की थी. और आई गॉट यहाँ पे
आईडीटी 81 मार्क्स, डीटी 78 मार्क्स, लॉ 74 मार्क्स या 76 ऐसे कुछ तो भी थे। तो याद करके डराओ मत, मैपिंग करो, लिखो क्या पॉइंट्स है। तो जैसे लीगल प्रोविजन, लीगल प्रोविजन में मुझे लिखो साइड पे ऐसा कि मुझे ओके, और ये जो भी लिखा वो यहाँ पे स्टेपल से अटैच करना। मुझे सेक्शन 10(1) देना पड़ेगा। 10(1) में ये देना पड़ेगा कि एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ पीएफआई डज नॉट एक्सीड 1.5 करोड़, ही इज नॉट एंगेज इन सप्लाई ऑफ सर्विस अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस। ओके, कि भाई अगर वो सप्लाई ऑफ सर्विस में रेस्टोरेंट छोड़ के नहीं है तो उसको 1.5 करोड़ का लिमिट मिल जाएगा। ओके, या इसको थोड़ा आप सिंपल वर्ड में भी ऐसा लिख सकते हो कि इन केस ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस इफ एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड्स 1.5 करोड़ देन 10(1) कंपोजिशन लेवी इज अवेलेबल। आप अपने ओन वर्ड्स में थोड़ा वर्ड चेंज करके भी लिख सकते हो। However, along with the supply of goods and restaurant service, goods और रेस्टोरेंट सर्विस के साथ ओके आपको मार्जिनल सर्विस, ये वर्ड यूज कर सकते हो आप एग्जाम में। मार्जिनल सर्विसेज आपको 10% ऑफ टर्न इन स्टेट और 5 lakhs विच एवर इज हायर। ओके, तो ये विच एवर इज हायर जो है आप यहाँ पे मार्जिनल लिमिट तक प्रोवाइड कर सकते हो। तो अब मतलब आप ऐसा लिखो कि भाई मुझे पहले 10(1) लिखना पड़ेगा, फिर मार्जिनल सर्विस कितनी है उस पर कमेंट देनी पड़ेगी। वो क्या वर्ड्स है, बाद में वर्ड्स के साथ बाद में खेलना, क्या करना पड़ेगा पढ़ाई करते वक्त वर्ड्स के साथ कम खेलना, स्टेप के साथ खेलना कि मुझे करना क्या है। वर्ड्स आपको याद आ जाते हैं और वर्ड्स थोड़े बहुत इधर उधर हुए पर आपने प्रॉपर वे में लिखा ना तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे मार्क्स मिल जाएंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपको वर्ड्स ऐसे याद नहीं आए, 10% ऑफ टर्न और इन स्टेट ऑफ पीएफआई इतना नहीं याद आया और आपने टाइम पे सिर्फ शॉर्ट में लिख दिया 10% ऑफ टर्न और 5 lakhs, तो शायद आपको मार्क्स दे देगा। ओके, क्योंकि इतना स्पेसिफिक नहीं भी लिखा तो भी वो समझ जाता है कि आपका कहना क्या है। स्पेसिफिक लिखो तो डेफिनेटली ओके उसका वैल्यू एडिशन तो होता ही है। पर भाई साहब आपके 2 पॉइंट्स आ गए ना, क्योंकि एक चीज समझ लो, उसके पास 10 मिनट है, 10 से 15 मिनट है आपका पेपर चेक करने। वो जब खुद मैंने देखा है पेपर चेक करते वक्त, उसको 10% दिख गया, वो इतना कहाँ पड़ेगा, 10% दिख गया, 5 लाख दिख गया, 10(1) दिख गया, 1.5 करोड़ दिख गया, बात खत्म, मार्क्स पक्के हो रहे हैं आपके, मार्क्स पक्के हो रहे हैं आपके। तो ऐसे केस में डिस्कशन एंड कंक्लूजन, ओके उसका एग्रीगेट टर्न और जो है 120 lakhs था, उसका एग्रीगेट टर्न और यहाँ पे 120 lakhs था, उसको सीएल मिल जाएगा। ये हाईलाइट कर देना कि उसको सीएल मिल जाएगा। ओके, उसके बाद में वो सर्विस प्रोवाइड कर सकता है 12 लाख तक, 12 लाख दिखना चाहिए, उसका हाईलाइट हो जाएगा। तो विच एवर इज हायर, तो करंट ईयर में वो 12 लाख तक सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। भाई साहब ये आप ये लिखो कि मेरे कौन से पॉइंट्स हाईलाइट्स होने चाहिए, हर क्वेश्चन पे ऐसा स्टेपल लगना चाहिए, स्टिकी नोट्स लगनी चाहिए कि मेरे पॉइंट्स कौन से हाईलाइट्स होने चाहिए। वो डीटीओ आईडीटीओ लॉ कुछ भी हो, लॉ तो ठीक है छोड़ो अभी, ओके पर डीटीओ आईडीटीओ ओके या फिर कोई दूसरा ऑडिटिंग थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हो तो आपके पॉइंट्स हाईलाइट्स होने चाहिए। समझा क्या? ओके, तो अपने आप को सिखाओ, खुद के टीचर खुद बनो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ, ये स्टडी मैट का क्वेश्चन है, इसको ले लेते हैं। शुभ लक्ष्मी फूड इज एंगेज इन सप्लाइंग रेस्टोरेंट सर्विस, भाई साहब ये रेस्टोरेंट सर्विस में इन महाराष्ट्र in the financial year 20XXYY it has a turnover of 140 lakhs from the restaurant service. Further it had earned the bank interest 20 lakhs, ओहो बैंक इंटरेस्ट 20 lakhs अर्न किया from the fixed deposit इस said financial year। XX और XY में 140 लाख का तो टर्नओवर था, 20 लाख का इंटरेस्ट ले लिया। You are required to advise Shubhalakshmi Food whether it is eligible for composition scheme under section 10(1) or 2 of section 10। चलिए पहला पार्ट। दूसरा, further assuming that in financial year YYZZ its turnover is 130 lakhs from the supply of restaurant service and 10 lakhs from the supply of farm labor in a Maharashtra, supply of farm labor in a Maharashtra. It has also earned the bank interest 30 lakhs from the fixed deposit. Compute the tax payable by Shubhalakshmi Food in a financial year 20 YYZZ। ओए होए, ओके बल्ले बल्ले, चलो याद कुछ नहीं करने का, स्टेप बाय स्टेप लाइन पढ़ने का, मैपिंग करने का, फिर कोशिश करने का मैपिंग से, फिर आंसर। चलिए कुछ नहीं याद करना, याद करने का तो डर लगना शुरू हो जाएगा, डर के आगे जीत है। ओके, तो वो जीत पे जाना है। तो चलिए दोस्तों आ जाओ, सबसे पहले 10(1)
10 उन्होंने क्या पूछा, 10-1 में हम एलिजिबल है क्या? 10-1 पे आओ ना, देखते हैं ना। ओके, जैसे जब आप प्रैक्टिस करते हो तो बैरक सामने रखते हो ना, 10-1 पे आते हो, तो यहाँ पे भी रखो सामने, सिर्फ एग्जाम में मत रखना, ठीक है? आगे सभी 10-1 पे, ठीक है। अब क्या बोला है, 10-1 में मैन्युफैक्चरर जो सप्लायर ऑफ गुड्स है, रेस्टोरेंट, कैटरिंग, ईटिंग जॉइंट, मेस, जो भी होगा जो फूड सप्लाई कर रहा है, और तीसरा ट्रेडर, सीएल मिलेगा। सीएल मिलने की कंडीशन क्या है, एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 150 लाख। अगर आप कंसल्टेंट होगे तो एग्रीगेट टर्नओवर यानी क्या, तो एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन कहती है ऑल टैक्सेबल सप्लाई। जाओ एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन पे जाओ, तो एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन कहती है ऑल टैक्सेबल सप्लाई, ऑल एग्जाम सप्लाई। एग्जाम सप्लाई में बोल दी, एग्जाम नील रेट नॉन टैक्सेबल सप्लाई। पिछले साल का जब एग्रीगेट टर्नओवर लेते हो तो सब लेना पड़ता है। हाँ, करंट ईयर में नॉन टैक्सेबल होगा तो सीएल मिलता नहीं है, इंटरस्टेट होगा तो सीएल मिलता नहीं है, एक्सपोर्ट होगा तो सीएल मिलता नहीं है, पर पिछले साल का लेते वक्त तो आपको पूरा लेना पड़ता है। ओके, पिछले साल को तो सेक्शन 10(2) की कंडीशन प्रीवियस ईयर को अफेक्ट नहीं करती है, तो ऐसे केस में आपको पिछले साल का तो सब लेना पड़ेगा। ये पॉइंट समझा क्या आपको? ये पॉइंट समझा होगा तो यस कहो। ओके, पिछले साल का, तो ऐसे केस में सारे एग्जाम सप्लाई लेने पड़ते हैं। तो सर कहना क्या चाहते हो, ठीक है, सारे एग्जाम सप्लाई लेने पड़ते हैं। अब इंटरेस्ट वाला, ये इंटरेस्ट वाला यार, ये क्या, इसका क्या इम्पैक्ट होगा? चलो, इंटरेस्ट वाला मैंने पढ़ाया था चैप्टर के एंड में, एक्सप्लेनेशन 1 और एक्सप्लेनेशन 2, जहां एग्रीगेट टर्नओवर की इंक्लूजन एक्सक्लूजन है और बाद में एक टेबल है। आ जाओ आप चैप्टर के 2 पेज एंड के 2 पेज पहले, वहां मैंने एक्सप्लेनेशन 1 एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन दिया था, कंपोजिशन स्कीम के कॉन्टेक्स्ट में क्या इंक्लूड होगा और क्या एक्सक्लूड होगा, और एक्सप्लेनेशन 2 टर्नओवर इन स्टेट, वो पेज पे आए क्या आप? एक्सप्लेनेशन 1 और एक्सप्लेनेशन 2 एग्रीगेट टर्नओवर, उसमें क्या कहा था, एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स जो 1 अप्रैल से लायबल टू रजिस्ट्रेशन, और अगर एक्सक्लूड में देखते हो तो एक्सक्लूड में एक स्पेशल मैंने लिखवा के दिया था कि जब भी एग्रीगेट टर्नओवर होगे तो उसके साथ थोड़ी छेड़छाड़ करेंगे। इवन दो एग्रीगेट टर्नओवर ये कहता है कि सारा एग्जाम सप्लाई इंक्लूड होगा, पर एक एग्जाम सप्लाई इंक्लूड नहीं होगा, उसको एक्सक्लूड करेंगे, और वो है इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांसेस और डिपॉजिट्स। लिखा वो एग्रीगेट टर्नओवर, वो लिखना पड़ेगा आपको कि एग्रीगेट टर्नओवर लेते वक्त इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांसेस और डिपॉजिट एक्सक्लूड होता है, एक्सक्लूड होता है, टर्नओवर स्टेट में भी एक्सक्लूड होता है। तो ऐसे केस में आपको इंटरेस्ट मिला, जिसको पैसा मिलता है वो सप्लायर होता है, तो आपको इंटरेस्ट मिला ऑन डिपॉजिट, वो एग्जाम सर्विस है। इवन दो एग्रीगेट टर्नओवर कहता है कि सारी एग्जाम सर्विस ऐड करो पर एक को छोड़ के, और फिर इसका कंक्लूजन इफेक्ट मैंने चैप्टर के एंड में एक टेबल बना के दिया था कि इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांसेस और डिपॉजिट आपको सारे कैलकुलेशन से एक्सक्लूड करना है, सारे प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, ओके, सारे एग्रीगेट टर्नओवर, टर्नओवर इन स्टेट से एक्सक्लूड करना है। ये दिखा क्या? ये दिखा होगा तो 2 टाइप करो, तो इसका मतलब ये हुआ कि इवन दो मेरा टर्नओवर सप्लाई से टैक्सेबल 140, एग्जाम 20, 160 हुआ होगा, पर इंटरेस्ट को एक्सक्लूड करके देखेंगे कि मुझे सीएल मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे 20 लाख का मैं एक्सक्लूड कर दूंगा। अगर 20 लाख में एक्सक्लूड करता हूँ तो मेरा टर्नओवर कितना हुआ, 140। अगर मेरा टर्नओवर 140 है तो मुझे सीएल मिल जाएगा, 10(1) में मिल जाएगा, कंपोजिशन लेवी में। ओके, सीएल मिल जाएगा, क्या बात है भाई, सीएल तो मिल जाएगा उसको, इंटरेस्ट एक्सक्लूड होगा। चलिए, अब दूसरा क्या कहते हैं, फर्दर अज्यूमिंग दैट in the financial year 20 YYZZ, its turnover is 130 lakhs from the supply of restaurant service। अब करंट ईयर आ गया उसका, ओके, करंट ईयर में उसका टर्नओवर 130 लाख्स है। अब करंट ईयर में भी उसको सीएल 150 लाख्स तक 5% का जीएसटी देना पड़ेगा, क्योंकि रेस्टोरेंट है और वो सीएल ले रहा है तो 5% का जीएसटी देना पड़ेगा, ठीक है। 130 लाख्स है और 10 लाख सप्लाई फार्म लेबर। भाई साहब, अब आपको क्लिक होना चाहिए, आपने अगर एग्जाम्पशन चैप्टर पढ़ा होगा तो एग्जाम्पशन चैप्टर में एग्रीकल्चर सेक्टर है, नहीं पढ़ा होगा तो मैं जो बोल रहा हूँ मान लो, उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर है, और वो एग्रीकल्चर सेक्टर में सप्लाई फार्म लेबर एग्जम्प्ट है, सप्लाई फार्म लेबर एग्जम्प्ट है, और उसको इंटरेस्ट भी मिल रहा है 30 लाख, और इंटरेस्ट भी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस, अगर एग्जाम्पशन चैप्टर देखते हो तो इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांसेस और डिपॉजिट दोनों एग्जम्प्ट है। अब करंट ईयर में दोनों दो एग्जाम सप्लाई है सर्विस के,
रेस्टोरेंट के साथ। तो अब दो जो एग्जाम सप्लाई है, इसमें से क्या सारे एग्जाम सप्लाई एक्सक्लूड करना? नहीं नहीं। अब देखो बहुत डेप्थ में जाना है। अब वापस आ जाओ 10-1 पे। सुनो, आप वापस आ जाओ, वापस आओ 10-1 पे। भाई साहब, पढ़ना कैसे पढ़ना चाहिए, ये टेक्निक आपकी डेवलप होनी चाहिए। अगर आप 10-1 पे आओगे तो वहां देखो रेस्टोरेंट कैटरिंग का क्या रेट है। रेस्टोरेंट कैटरिंग का रेट है वहां पे, ओके, 5%। दिखा? दिखा सबको? 5% दिखा होगा तो 5 टाइप करो। 5% ऑफ टर्न ओवर इन स्टेट, यानी करंट ईयर में जब वो टैक्स पे करेगा तो करंट ईयर में 5% ऑफ टर्न ओवर इन स्टेट, यानी रेस्टोरेंट कैटरिंग के लिए भी टर्न ओवर इन स्टेट लेना पड़ेगा। मतलब सर, मतलब ये हुआ कि रेस्टोरेंट कैटरिंग के लिए भी एग्जाम सप्लाई, नील रेट सप्लाई ऐड करना पड़ेगा। तो रेस्टोरेंट कैटरिंग का करंट ईयर का जब टर्न ओवर निकाला जाता है तो वो एग्जाम सप्लाई ऐड होता है। इसका मतलब करंट ईयर में उसने सप्लाई फार्म लेबर दिया होगा तो एग्जाम सप्लाई ऐड होगा 5% के कैलकुलेशन में। फिर सवाल ये आता है कि वो इंटरेस्ट ऐड होगा क्या? इंटरेस्ट ऐड नहीं होगा, क्योंकि अगर आप आखिरी में देखते हो तो हमने देखा था कि एक्सप्लेनेशन 2 टर्न ओवर इन स्टेट कहता है कि टर्न ओवर इन स्टेट जब निकालोगे करंट ईयर का तो इंटरेस्ट को भी एक्सक्लूड करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट अभी इसमें एक्सक्लूड होता है। तो ऐसे सिचुएशन में बेटा यहां से इंटरेस्ट एक्सक्लूड किया जाएगा, ओके, पर ये सप्लाई फॉर्म लेबर ऐड किया जाएगा, यानी 130 प्लस 10 140 हुआ। 140 हुआ तो करंट ईयर में वो 150 लाख से नीचे है, और 140 होता है तो 5% ऑफ 140 का टैक्स, मतलब 2.5% CGST और 2.5% SGST ऐड होगा। समझा क्या? समझा क्या? बोलो। तो अब ये तो मैपिंग हुई, ये तो भाई साहब मैपिंग हुई, ओके। अब हम आंसर भी पढ़ेंगे, पढ़ेंगे पढ़ेंगे, याद नहीं करेंगे अभी फिलहाल, ओके। फिर हम आंसर पढ़ के अपने आप को सिखाएंगे, लिखेंगे कि मैंने क्या क्या पॉइंट कवर करने चाहिए। तो मैंने 10-1 की एलिजिबिलिटी कवर करना चाहिए, जिसमें 1.5 करोड़ का 10-1 1.5 करोड़ का यहाँ पे उसको 1.5 करोड़ पे CL मिलेगा। दूसरा, मैंने मार्जिनल सर्विस भी मुझे लिखना जरूरी है कि मार्जिनल सर्विस की लिमिट करंट ईयर में क्या मैं रेस्टोरेंट के साथ, हाँ ये भी पॉइंट जरूरी है, क्या रेस्टोरेंट के साथ अदर सर्विस सप्लाई कर सकता हूँ? कर सकता हूँ मार्जिनल लिमिट तक, पर वो मार्जिनल लिमिट में इंटरेस्ट को कंसिडर नहीं करूंगा। ओके, तो प्रीवियस ईयर का मेरा टर्नओवर कितना था? तो प्रीवियस ईयर का मेरा टर्नओवर, हाँ ये भी बड़ी अच्छी बात है, हाँ, तो प्रीवियस ईयर का टर्नओवर भी इंटरेस्ट को छोड़ के, तो वो आखिरी वाला टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इंटरेस्ट को छोड़ के मेरा टर्नओवर 140 लाख था प्रीवियस ईयर का, वही मेरा टर्नओवर इन स्टेट था, ओके, वही मेरा टर्नओवर इन स्टेट था। तो 140 लाख का 10% और 5 लाख विच ईयर हायर, मतलब मैं 14 लाख का सर्विस में दे सकता हूँ। करंट ईयर में मैं इंटरेस्ट छोड़ के 10 लाख का ही सर्विस दे रहा हूँ, वो सर्विस टैक्सेबल हो एग्जम्प्ट हो। मुझे मार्जिनल सर्विस का लिमिट सर्विस के लिए मिलता है, टैक्सेबल हो या एग्जम्प्ट हो, तो वो एग्जाम भी होगा तो भी मेरी मार्जिनल लिमिट से ज़्यादा सर्विस नहीं जानी चाहिए। तो मेरे ऐसे केस में, ओके, यहाँ पे 10 लाख का ही सर्विस गया, मतलब मैं करंट ईयर में 150 लाख का CL ले सकता हूँ। ये समझा कि नहीं समझा? तो मार्जिनल लिमिट मुझे 10% ऑफ टर्न 5 लाख। और दूसरा, ओके, इंटरेस्ट और डिस्काउंटिंग शैल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर टर्न इन स्टेट एज वेल एज एग्रीगेट टर्न। ओके, लिखने का तरीका फिर ऐसा लिखो कि भाई मैं ये भी कमेंट दूंगा कि इंटरेस्ट और डिस्काउंट ना टर्नओवर इन स्टेट में लिया जाता है ना एग्रीगेट टर्नओवर में लिया जाता है, ओके। तो जब आप ऐसा एनालिसिस करते हो ना, सिर्फ पढ़ना पढ़ना नहीं होता है, पढ़ना एब्जॉर्ब करना होता है, अपना बनाना होता है, ठीक है। डिस्कशन और कंक्लूजन, तो पिछले साल का उसका एग्रीगेट टर्न और 140 लाख है, इसलिए वो एलिजिबल रह जाएगा कंपोजिशन स्कीम के लिए। मार्जिनल सर्विस उसको 10% ऑफ 140 लाख, जिसमें इंटरेस्ट कंसिडर नहीं होगा, तो 14 लाख होगा, ओके, 14 लाख होगा। और उसको 5% यानी 2.5, हाँ आपने 2.5 निकालना होगा, और वो 2.5 टर्नओवर इन स्टेट का रहेगा। टर्नओवर इन स्टेट का रहेगा तो यहाँ पे 5% ऑफ 130 प्लस 10 यानी 140 लाख का, ओके, वो देगा, इंटरेस्ट कंसिडर नहीं होगा और ये अमाउंट आएगा। भाई साहब, ऐसे सारे पॉइंट स्टेप बाय स्टेप आएंगे तो मार्क्स कौन रोक सकता है? लेकिन इतनी क्लैरिटी चाहिए ना, क्लैरिटी लाइफ में हर जगह चाहिए कि आप कर क्या रहे हो, और क्लैरिटी के लिए आपका चाहिए रीडिंग और इनसाइट, और रीडिंग के लिए चाहिए टाइम एब्सॉर्प्शन, कि कैसे टाइम में आप उसको एब्सॉर्ब कर रहे हो और एज दे रहे हो। बकर बकर खाने से कुछ नहीं होता है, बकर बकर क्लास करने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। चलिए,
तो ये देखा आपने, समझा क्या? आपको अच्छे से समझा क्या? समझा होगा तो कहिए यस सर। ठीक है। हाँ, ये 3.5 3.5 आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये भी आपके स्टडी मैट में है। MN has two registered place of business in the state of Haryana. Its aggregate turnover during financial year XXY है 62 lakhs. उसके दो रजिस्टर्ड प्लेस है हरियाणा में, एग्रीगेट टर्नओवर 62 lakhs है। इट विशेस टू ऑफर कंपोजिशन लेवी अंडर सबसेक्शन 1 and 2। ठीक है, वन सेक्शन 1 में चाहता है for one place of business in the financial year 25 as ZZ and want to continue registration under regular scheme and pay tax normal rate for another place of business. Both the place of business are having under same PAN। भाई सेम पैन के है। ओके भाई ये सेम पैन के है। ओके, कैन यू डू सो? क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे एक जगह आप कंपोजिशन स्कीम लो और दूसरी जगह कंपोजिशन स्कीम ना लो? तो भाई साहब ऐसा हो नहीं सकता। जाओ, कहा सर नहीं नहीं सर, कहाँ? अभी तुम्हारा कॉमन सेंस आता होगा, अभी बाजू में रखो। जाओ मैं जहाँ बोलता हूँ। 10-1 की स्कीम में 10-1 हो गया। 10-1 के बाद अगर आपको याद होगा तो हमने कंपोजिशन स्कीम में, आपके पास बुक होगी तो 10-1 के बाद कहीं पे एक प्रोविजो ली है। हाँ हाँ, वो डायग्राम्स खत्म होने के बाद एक प्रोविजो ली है। 10-2 स्टार्ट होने के पहले एक प्रोविजो टू 10-2 ली है। अब देखो, अभी अगर मैपिंग करोगे तो आपको एकदम याद आ जाएगा। प्रोविजो टू 10-2 ले, वो कैसे लिखा है पढ़ो। वो लिखा है कि इफ रजिस्टर, पढ़ो 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 मेरे साथ। ऑल रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग अंडर सेम पैन हैव अंडर सेम पैन हैव टू ऑफर कंपोजिशन स्कीम। सेम पैन लिखा है, सभी ने लेना चाहिए। इफ एनी वन ऑफ देम ऑफर नॉर्मल स्कीम देन ऑल सच अदर पर्सन ऑल्सो बिकम इनएलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। तो आपको वर्डिंग्स पे ग्रिप आनी चाहिए। ओके, इस तो यहाँ पे जहां तक देखा जाए तो नहीं होगा। आपको प्रोविजो टू 10-2 लिखना पड़ेगा। सिर्फ रीड करने की आदत मत लगाओ। अगर मैप करके ये पढ़ोगे ना भाई साहब, तो इतनी जबरदस्त लिंक की लगती है। मेमोरी की टेक्निक है, जो ये न्यूरोज आपने मेरे साथ बनाए हुए रेगुलर नोट्स में, उसको अगर यहाँ कनेक्ट करोगे ना तो वो और बढ़ते जाएंगे, आपका डेप्थ बढ़ते जाएगा। तो प्रोविजो टू 10-2 आपको प्रॉपर वे में लिखना पड़ेगा। और फिर डिस्कशन आपको देना पड़ेगा कि ऐसा नहीं हो सकता है। मिलेगी तो सबको मिलेगी, नहीं तो किसी को नहीं मिलेगी। तू है तो पूरी कायनात है, तू नहीं तो कुछ नहीं। ये मत लिखना एग्जाम में। ओके चलो, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हो, यहाँ पे जस्ट मिनट। चलो, अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हो तो ये भी क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा सॉल्व भी किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खुद भी सॉल्व करके देखना। बंसल एंड चांड्योक स्टार्टेड अ पार्टनरशिप फर्म। चांडक भी कह सकते हो उसको। बंसल एंड चांडक स्टार्टेड पार्टनरशिप फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन जयपुर राजस्थान ऑन 1 अप्रैल। पार्टनरशिप फर्म है, 1 अप्रैल से उन्होंने फर्म स्टार्ट किया है। द फर्म स्पेशलाइजेस इन प्रोवाइडिंग ऑडिटिंग सर्विस टू बैंक इन राजस्थान। सर्विस दे रहे हैं राजस्थान में। इट प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ द टर्नओवर। अप्रैल टू जून 10 lakhs, जुलाई टू सितंबर 20 lakhs, टोटल ऐसा 30 lakhs। इट क्रॉसेज द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 20 lakhs ऑन 1 अगस्त। 1 अगस्त को उन्होंने की लिमिट क्रॉस कर दी। बंसल एंड चांडक विशेस टू ऑप्ट टू पे टैक्स एट कंसेशनल रेट अंडर 10-2A स्कीम। 10-2A स्कीम में वो यहाँ पे देना चाहते हैं। एग्जामिन वेदर द फर्म इज एलिजिबल फॉर दिस स्कीम इन द करंट financial year. If yes, determine the tax payable in Q1, determine the tax payable in Q1 और Q2। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जाओ 10-2, अब स्पेसिफिक 10-2A में जाओ। स्पेसिफिक 10-2A में जाओ। अब 10-2A की स्कीम जो है, जाओ वहां पे 10-2 में। ओके, 10-2A की स्कीम क्या कहती है? 10-2A की स्कीम ये कहती है यहाँ पे कि
अ पर्सन हु इज नॉट एलिजिबल to take a CL under 10.1, then he can opt the composition levy under 10.2. ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो 10.1 में एलिजिबल नहीं है वो 10.2 में आ सकता है। इसका इम्पैक्ट आंसर राइटिंग पे भी होगा। इसका इम्पैक्ट कैसा आंसर राइटिंग पे होगा मैं बताता हूँ। इफ एग्रीगेट टर्नओवर, अब इस दूसरा पॉइंट, इफ एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 50 lakhs, then in current year CL is available up to 50 lakhs, up to aggregate turnover 50 lakhs। तो ये केस में पहला ही साल है, पहला ही साल है तो डेफिनेटली उसको सीएल मिलेगा, और करंट ईयर में उसको 6% ऑफ टर्न इन स्टेट का देना पड़ेगा। लेकिन ये फर्स्ट ईयर होने की वजह से उसको थ्रेशोल्ड भी मिलेगा 20 लाख का। तो 20 लाख का थ्रेशोल्ड उसका 1 अगस्त को क्रॉस हो गया, इसलिए पहले क्वार्टर का टैक्स कुछ भी नहीं आएगा अप्रैल टू जून, क्योंकि पहले क्वार्टर में 10 लाख ही टर्नओवर था, इसलिए नहीं आएगा। दूसरे क्वार्टर में यस, दूसरे क्वार्टर में 10 लाख सीएल में था और एक्स्ट्रा 10 लाख जो था वो उस पर सीएल ले सकता है और उसका 6% वो टैक्स देगा, मतलब 3 + 3% वो टैक्स देगा। ये तो हमने मैपिंग किया, पर अब सेकंड माइंड को कमांड देना है लिखना कैसे है। फिर लिखने कर कैसे उसके पॉइंट्स लिखना है कि हाँ ये मैं कवर करूंगा, ये मैं कवर करूंगा, ये मैं कवर करूंगा, और उसके बाद में ओके आपको सेकंड टाइम रीडिंग और थर्ड टाइम रीडिंग में आपके पॉइंट के बेस पर याद करना है कि क्या लिखोगे। अरे समझा कि नहीं समझा? अब देखो उसका इम्पैक्ट कैसे आ गया। मैंने डायरेक्ट 10 to A पे जंप नहीं किया, पहले मैंने बताया कि 10.1 10.2 की कंपोजिशन स्कीम ये गुड्स और सर्विस को अवेलेबल है और मार्जिनल सर्विस तक आप लिमिट दे सकते हो। और 10.2A की स्कीम ऑप्शन फॉर रजिस्टर्ड पर्सन हु इज नॉट एलिजिबल टू पे टैक्स अंडर 10.1 10.2, ये मैंने लीगल प्रोविजन में दिया, यानी जो मेरा एग्जामिनर है उसको मैं हाईलाइट करके दूंगा कि भाई 10.2A की स्कीम जो हमने 10.1 जो लिखा, ओके जो उसमें एलिजिबल नहीं उसको मिलती है। ओके नो डाउट प्रीडोमिनेटली सर्विस प्रोवाइडर होगा पर उसको मिलती है। क्या रेट से मिलती है? 6%। ओके प्रोवाइडेड दैट हिज एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अप टू 50 लाख, और ये 6% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट पे होना चाहिए। तो अब आप क्या पॉइंट्स लिखोगे? ओके लिखोगे कि पहले मुझे 10.1 में किसको मिलती है बताना पड़ेगा, फिर मुझे ये बताना पड़ेगा कि 10.2 में जो एलिजिबल नहीं है 10.1 में उसको मिलेगी, तीसरा मुझे रेट बताना पड़ेगा, चौथा एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का क्रॉस नहीं होना चाहिए ये बोलना पड़ेगा, फिर रेट 6% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट होगा। ये सारे पॉइंट्स लीगल प्रोविजन में आपको कवर करने पड़ेंगे। फिर गिवन कंक्लूजन, in given case since Bansal and Chandak is supplying services other than restaurant, it is not eligible for 10.1 10.2। हाँ ये भी आंसर देखो प्रेजेंटेशन कि वो रेस्टोरेंट छोड़ के बाकी सर्विस है इसलिए 10.1 10.2 में एलिजिबल नहीं है। ओके ये करंट फाइनेंशियल ईयर में स्टार्ट किया इसलिए प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर नील है, ये भी आपको यहाँ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ओके 10.2 में उसको स्कीम मिल जाएगी, उसके बाद में इट बिकम लायबल टू रजिस्ट्रेशन व्हेन एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स 20 लाख, यानी 20 लाख तक थ्रेशोल्ड मिलेगा, और उसके बेस पे पहले क्वार्टर में ओके टैक्स पेबल बाय द फर्म इन फर्स्ट क्वार्टर इज नील, क्यों? क्योंकि वो थ्रेशोल्ड ले रहा है, और दिस सेकंड क्वार्टर में उसको जो एक्सेस हुआ है ओके 30 में से 20 गया, अब 20 में से बचा कितना? 10, 10 का 6%, तो आप यहाँ टोटल में नहीं निकाला 6%, जबकि आपने CGST SGST ऐसे फॉर्म में निकालना पड़ेगा। प्रॉपर वे तो आपका ऐसा आएगा CGST @ 3% और SGST @ 3%, इस तरह से आएगा। तो ये तो मैंने लिख लिया पॉइंट्स क्या है। अब इसकी नेक्स्ट स्टेप, आप कुछ टेबल कैसे लिखना चाहिए, क्या प्रेजेंट करना चाहिए, सारा वर्ड टू वर्ड लिखो मत, ओके पर टेबल प्रेजेंटेशन जरूर लिखो, किस तरह से लिया उन्होंने, क्या लिया, ओके ये मेन मेन पॉइंट्स लिख कर देखो, तब जाके भाई एक अच्छा आंसर बनता है। अच्छा आंसर सिर्फ पढ़ने से नहीं बनता है, उसको इंटरप्रेट करने से, लिखने से बनता है। डन? अरे डन और नॉट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये आप कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 7 ये आप कर सकते हो, ये आपके लिए होमवर्क, ये ऊपर जो क्वेश्चन है वैसा ही है इसलिए आप कर सकते हो। होमवर्क एटलीस्ट सॉल्व करके तो भी देख लेना। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। 8 क्या कहता है?
रणवीर इंडस्ट्री रजिस्टर्ड इन हिमाचल प्रदेश, भाई साहब हिमाचल प्रदेश है, इज एंगेज इन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाईज ऑफ रेडीमेड गारमेंट, ठीक है। द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ रणवीर इंडस्ट्री इन द फाइनेंशियल ईयर 20XXYY इज 70 lakhs. It has opted for composition levy under subsection 1 and 2 of the section 10 in the financial year YYZZ, जो next year है, and paid a tax for April to June financial year YYZZ under composition levy. Proper officer has levied the penalty for wrongly availing the scheme on Ranveer Industry in addition to tax payable by it. तो उसने wrongly avail किया. Examine the validity of action. Okay. Examine the validity of action taken by the proper officer. एग्जाम में भी पूछा गया और स्टडी मैट में भी आया. सबसे पहले तो हिमाचल प्रदेश में है. हिमाचल प्रदेश में आपको समझ गया होगा 150 lakhs मिलता है. दूसरा इंटरस्टेट सप्लाई, कुछ तो बोला यार इंटरस्टेट. खोलो कंपोजिशन स्कीम, क्या बोला है इंटरस्टेट सप्लाई में? तो इंटरस्टेट सप्लाई में बोला है 10(2) में आ जाओ, कंडीशंस फॉर सीएल. वो इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर सकता है अगर सीएल लेना है. तो 10(2) में मैंने पढ़ा कि वो सीएल ले रहा है तो इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई, तो ये तो इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई कर रहा है. ओके. प्लस मैंने टेबल के नीचे लिखा कि ये कंडीशन करंट ईयर में अप्लीकेबल है, प्रीवियस ईयर में नहीं. यानी प्रीवियस ईयर में करता है और करंट ईयर में, प्रीवियस ईयर में करता है तो चलेगा, करंट ईयर में किया तो सीएल नहीं मिलेगा. तो देखते हैं प्रॉब्लम में क्या दिया है. फिर से एक बार प्रॉब्लम पढ़ते हैं. एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ रणवीर इंडस्ट्री इन फाइनेंशियल ईयर 20XXYY 70 lakhs. अरे तो मिलना चाहिए, हिमाचल प्रदेश में तो है 150 लाख. रुको. He has opted composition levy under subsection 1 and 2 in the financial year YYZZ and paid the tax for April to June quarter for financial year YYZZ under composition levy. अगर ये प्रॉब्लम में ये कहा होता कि इंटरस्टेट सप्लाई सिर्फ प्रीवियस ईयर में किया है और करंट ईयर में नहीं किया है, अगर स्पेसिफिकली दिया होता तो मैं उसको सीएल दे देता, क्योंकि पिछले साल का इंटरस्टेट सप्लाई अलाउड होता है और उसका एग्रीगेट टर्नओवर 150 lakhs के नीचे है तो कोई दिक्कत नहीं है. बट ओके, करंट ईयर में अगर उसने इंटरस्टेट सप्लाई किया तो सीएल विड्रॉ हो जाएगा या नहीं मिलेगा. तो अब प्रॉब्लम पड़ने के बाद ये कहीं से नहीं पता चलता है कि वो सिर्फ प्रीवियस ईयर में कर रहा है, करंट ईयर में नहीं कर रहा है. प्रॉब्लम पड़ने के बाद तो यही पता चलता है कि उसका इंटरेस्ट एंगेज इन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई, मतलब हाई इंटरस्टेट सप्लाई उसका. ओके, सप्लाई इंटरस्टेट सप्लाई कंटिन्यूअस है. कंटिन्यूअस है मतलब मेरा ये इंटरप्रिटेशन होना चाहिए कि करंट ईयर में भी इंटरस्टेट सप्लाई होगा ही होगा और उसको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी. इसलिए ऑफिसर ने उसके ऊपर जो एक्शन लिया वो सही है, बिल्कुल सही है. आई होप आपको समझा होगा. तो आपको लिखना कैसे है? लिखना यह है कि सबसे पहले देखो 10(1) में क्या लिखा है, पढ़ो ध्यान से. यहाँ हिमाचल प्रदेश वाला पॉइंट आना चाहिए, वहां 1.5 करोड़ की स्कीम है. दूसरा 10(2) आना चाहिए, इज नॉट एंगेज इन मेकिंग इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई. तीसरा 10(5) आना चाहिए. 10(5) कहता है कि ऑफिसर उसके ऊपर पेनल्टी लगा सकता है और 73-74 की एक्शन ले सकता है. और इसके बेस पे मैं यही कहूँगा कि वो इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स है, नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम इन करंट ईयर. और आप ये भी लिख सकते हो कि कंडीशन ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई इज अप्लीकेबल इन करंट ईयर. ओके, इसलिए उसको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी. एक्शन टेकन बाय प्रॉपर ऑफिसर इज करेक्ट. तो कंडीशन ब्रीच हुई. चलो, आपको समझा होगा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ. ठीक है. चलो ये कुछ कंबाइंड क्वेश्चन है, ले लेते हैं. पहला, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इंडिपेंडेंटली, मतलब उनका एक में के साथ कोई कनेक्शन नहीं है. मिस मिनल इज अ ट्रेडर हु इज एंगेज इन द सप्लाई ऑफ आइसक्रीम. ट्रेडर है और आइसक्रीम है भाई. ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 20XXYY her total value of supplies is 1,52,40,000, of which value of inward supply of goods 1,52,00,000 में इनवर्ट सप्लाई भी इंक्लूड था आरसीएम वाला 5,40,000. फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 20XXYZ, ओके यानी YY नेक्स्ट ईयर आ गया. द टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स 1,08,50,000. डिटरमाइन वेदर मिस मिनल इज एलिजिबल फॉर अप्लाई ऑफ कंपोजिशन स्कीम. घाई मत करो, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं.
पहले तो ये आइसक्रीम का ट्रेडर है, तो आइसक्रीम का ट्रेडर है तो 10-1 की कौन सी स्कीम मिलेगी, 10-2 A या 10-1, तो 10-1 की स्कीम मिलेगी। 10-1 में कंडीशन क्या है, 10-1 में कंडीशन है कि एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड्स 150 लाख। अरे इसका तो टर्नओवर 152 लाख दिया, नहीं। एज पर द डेफिनेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर, अगर रिवर्स चार्ज वाला वैल्यू उसमें इंक्लूड होगा, तो अगर इनवर्ट सप्लाई का रिवर्स चार्ज इंक्लूड होगा तो उसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। यानी 1,50,40,000 में से यहाँ पे 5,40,000 एक्सक्लूड करना पड़ेगा, जो बचेगा वो 150 के नीचे है, इसलिए इसको सीएल मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे भाई साहब ये आइसक्रीम सप्लाई कर रहा है, 10-2 की कंडीशन में आ जाओ। 10-2 की कंडीशन में कंडीशन नंबर अगर आप 5 पे आते हो, तो कंडीशन नंबर 5 पे अगर आप आते हो तो उसमें आप ये देखोगे कि वो आइसक्रीम की कंडीशन जो नोटिफाइड गुड्स है वो सिर्फ मैन्युफैक्चरर को है, ये ट्रेडर है। ट्रेडर है तो इसको सीएल मिल सकता है, तो करंट ईयर में वो सीएल ले सकता है अप टू 150 लाख। और वो जो 150 लाख है तो उसका टर्नओवर ओके 1,08,50,000 है, फर्स्ट क्वार्टर में वो सीएल ले सकता है। वन समझा क्या, ये वन समझा होगा तो वन टाइप करो, आंसर केयरफुली पढ़ो वन का। ओके, और केयरफुली पढ़ने के क्या क्या पॉइंट्स हमने कवर करने चाहिए वो जरूर देखो, ठीक है। सेकंड, Messrs XYZ Limited Manufacturers started his business on 1st April 20XX. He is engaged in trading business of stationery product. Details of his turnover of financial year 20XX are as follows. Intrastate supply of product P 75 lakhs. Intrastate supply of product P through ECO. ECO के थ्रू सप्लाई कर रहा है 5 lakhs. Interstate supply of product P 2 lakhs. XYZ Limited decided to continue supply product P through ECO in a financial year 20YYZZ and also decided to supply product P only within Maharashtra. उसने करंट ईयर में डिसाइड किया कि भाई मैं इंटरस्टेट नहीं करूंगा, सिर्फ मैं महाराष्ट्र के अंदर ही करूंगा और ECO करूंगा। एक्सप्लेन वेदर XYZ लिमिटेड कैन ऑफर कंपोजिशन स्कीम इन करंट फाइनेंशियल ईयर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप समझ लो। पिछले साल आप कुछ भी करो, आपका एग्रीगेट टर्नओवर इंटरस्टेट करो, ईसीओ करो, कुछ भी करो, एग्रीगेट टर्नओवर 150 लाख से नीचे होगा तो आपको सीएल मिलेगा। तो जहां तक देखा जाए एग्रीगेट टर्नओवर अगर इसका देखा जाए तो यस 150 लाख के नीचे है, आपको लिखना पड़ेगा। ओके, और क्या लिखना पड़ेगा कि यस इन करंट ईयर ही शुड नॉट मेक एनी इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई। द कंडीशन ऑफ इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई इज ओनली एप्लीकेबल टू करंट ईयर एंड नॉट फॉर प्रीवियस ईयर। इसलिए if XYZ Limited decided not to make any interstate outward supply in current financial year, then company is eligible for CL. Then company is eligible for CL, मिलेगा उसको CL। पर भाई साहब वो ECO सप्लाई कर रहा है ना, ECO सप्लाई जो यहाँ पे TCS काट रहा है। तो अगर अभी की अमेंडमेंट आपको याद होगी, तो अभी की अमेंडमेंट ये है, क्या है अभी की अमेंडमेंट, कि अगर वो ECO सप्लाई करता है तो गुड्स अलाउड है। कुछ याद आया, देखो 10-2 में फोर्थ कंडीशन अगर आप देखोगे तो ECO सप्लाई में सर्विस करता है तो अलाउड नहीं है, पर गुड्स सप्लाई करता है ECO के तो अभी अलाउड है। तो करंट ईयर में वो कंपोजिशन स्कीम ले सकता है। दिखा क्या वो, दिखा क्या फोर्थ कंडीशन, ECO सप्लाई वो गुड्स कर सकता है अगर TCS काट रहे होगे। फोर्थ दिखा होगा तो फोर्थ टाइप करो, सर्विस को रिस्ट्रिक्शन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ऐसे केस में देखो पॉइंट्स कैसे लिखे, पहले 10-1 1.5 करोड़ का कंडीशन डाला, फिर 10-2 D की कंडीशन है कि उसने ECO सप्लाई सर्विस करता है तो रिस्ट्रिक्शन है, अगर गुड्स करता है तो अलाउड है। ओके, प्रेजेंट केस उसका टर्नओवर 80 लाख का है, 75 प्लस एग्रीगेट टर्नओवर 75 प्लस 5 लाख। रिस्ट्रिक्शन इज ऑन सर्विस अप्लाइड थ्रू ECO, इज नॉट ऑन गुड्स, गुड्स पे नहीं है। और 10-2 की कंडीशन करंट फाइनेंशियल ईयर के लगती है, प्रीवियस ईयर के लिए नहीं लगती है, तो वो एलिजिबल रहेगा टू ऑफर कंपोजिशन स्कीम, वो कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल रहेगा। नहीं, एक मिनट, अगले साल का उसका इंटरस्टेट सप्लाई भी ऐड करना पड़ेगा। एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ XYZ का पिछले साल, नहीं ये करेक्शन कर लो, ये करेक्शन है,
यहाँ 82 नहीं है, यहाँ पे सॉरी 75 प्लस 5 प्लस 2 lakhs, 2 lakhs आएगा, गलती हो गई, ये 82 lakhs आएगा, 82 lakhs आएगा, ठीक है। करेक्टेड होगा आपके नोट्स में तो ठीक, नहीं तो वो 82 lakhs कर देना, ठीक है। एग्रीगेट टर्नओवर में इंटरस्टेट भी ऐड होगा। चलिए, उसके बाद में थर्ड, कैन रजिस्टर पर्सन हु परचेसेस गुड्स और ऑब्टेन सर्विस फ्रॉम टैक्सेबल पर्सन पेइंग टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम कैन अवेल आईटीसी, बिल्कुल आईटीसी नहीं ले सकता। कैन ऑप्शन टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन लीव बी एक्सरसाइज एट द टाइम ऑफ एट एनी टाइम ऑफ द ईयर, नहीं। अगर आप पहली बार रजिस्टर्ड ले रहे हो तो एनी टाइम इन द ईयर, अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हो तो आपको फिनेंशियल ईयर स्टार्ट होने के पहले लेना पड़ेगा। और कैन पर्सन पेइंग टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम मेक अ सप्लाई ऑफ गुड्स टू एसईजेड, एसईजेड को सप्लाई इंटरस्टेट माना जाता है, लिख लो, ये इंटरस्टेट माना जाता है। ओके, ये हम आईजीएसटी एक्ट में पढ़ेंगे। तो अगर वो एसईजेड को सप्लाई कर रहा है तो वो एक्सपोर्ट माना जाता है, जीरो रेट माना जाता है, इंटरस्टेट माना जाता है, तो इसलिए उसको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। चलिए, ये क्वेश्चन हमने देखा यहाँ पे। उसके बाद में 11 नंबर पे आ जाओ, 11 नंबर पे आ जाओ, ठीक है। 11 नंबर का क्वेश्चन और फिर 12th। ठीक है, ये 11 12th हम बाद में करते हैं, 11 12th हम बाद में करते हैं, अभी यहीं रोकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। चलो, ये आपके स्टडी मैट में दिया है, ये भी फटाफट कर लेते हैं। Technologies examine whether the suppliers are eligible for composition levy under section 10 in the following independent cases in the beginning financial year 20 YYZZ, ठीक है। Technology enterprises registered in Jalandhar, Punjab is engaged in the manufacturing and supplying of computer system. Its aggregate turnover in financial year 20 XXYY is 125 lakhs. Technology enterprises supplies computer system manufactured by it within the state of Punjab only. With a view to expand its business operation, it will also start providing repairing services of computer system in Punjab in the financial year YYZZ. पहले बात तो ये सप्लायर ऑफ गुड्स है, अगर ये सप्लायर ऑफ गुड्स है तो ये केस में मैन्युफैक्चरर भी है, तो 10(1) में आ जाओ। 10(1) में अगर आप आओगे तो 10(1) में इसको ओके एग्रीगेट टर्नओवर पंजाब में है, इसलिए एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड्स 150 lakhs, तो सीएल मिल जाएगा। उसका एग्रीगेट टर्नओवर 125 lakhs है, तो उसको सीएल मिल जाएगा करंट ईयर में, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। क्या वो करंट ईयर में सर्विस दे सकता है? तो बिल्कुल वो करंट ईयर में सर्विस दे सकता है। ओके, कितना? तो मार्जिनल लिमिट तक, तो मार्जिनल लिमिट 10% ऑफ टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ओके, तो अब टर्नओवर इन स्टेट पंजाब का, इसलिए 125 lakhs का 10% मतलब 12.5 और 5 lakhs विच एवर इज हायर, तो इसको 12.5 lakhs की लिमिट मिल जाएगी। और करंट ईयर में ये रिपेयर्स मेंटेनेंस 12.5 lakhs का सर्विस दे सकता है अंडर सीएल। उसके बाद उसको नॉर्मल वे में टैक्स देना पड़ेगा। ये सारे पॉइंट्स मैंने दिए। 10(1) की स्कीम किसको मिलेगी? मार्जिनल सर्विस 10%। ओके, ही इज नॉट एंगेज इन इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई, तो वो पंजाब में ही कर रहा है। उसके बेस पे 10(2) की स्कीम सर्विस को मिलती है, ये देने की जरूरत भी नहीं है 10(2) की, वहाँ दिया है। ओके ओके, 10(2) की देने की जरूरत भी नहीं है, तो ऐसे केस में उसको 10(1) में मिल जाएगा 1.5 करोड़ का करंट फाइनेंशियल ईयर में, और उसका मार्जिनल लिमिट जो है 12.5 lakhs होगा। ये एक्स्ट्रा दिया है आपको, लिखना हो तो ये एक्स्ट्रा है, ये लिखने की जरूरत भी नहीं है, वो 10(1) में सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है। ओके, तो 12.5 lakhs का रिपेयर सर्विस दे सकता है। सेकंड देखो, मिसेस सिद्धार्थ एंड सन्स रजिस्टर्ड इन दिल्ली ओन अ रेस्टोरेंट टेस्टी फूड विद अ टर्नओवर ऑफ 112 lakhs in a financial year XXYY. In view of growing customer demand, it also start intrastate trading of juices जो है ये ट्रेडिंग किया है financial year YYZZ।
तो उसको सीएल मिलेगा क्या? तो अगर वो इंट्रास्टेट कर रहा है तो बिल्कुल इंट्रास्टेट को रिस्ट्रिक्शन है, इंट्रास्टेट कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, तो इसको बिल्कुल मिलेगा कंपोजिशंस के लिए भी। तो रेस्टोरेंट के साथ साथ वो सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है, सीएल मिलेगा उसको करंट फाइनेंशियल ईयर में। एग्रीगेट टर्नओवर 112 लाख से नीचे है, तो ऐसे केस में यस, ओके, वो करंट ईयर में सीएल के लिए एलिजिबल है अगर आप आंसर देखोगे तो, क्योंकि उसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से नीचे है। दूसरा, नेक्स्ट, सीताराम एंड एसोसिएट रजिस्टर्ड इन सिक्किम, oh सिक्किम is engaged in the running restaurant chain Veg and Kitchen in the state. It has a turnover of 73 lakhs in a financial year 20 XXYY. In the financial year YYZZ, it decided to shut down the food chain owing to huge losses being incurred in the same business. Instead, it will start providing intrastate architect service for the financial year 20 YYZZ. अब ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा है कि पिछले साल उसका सप्लाई ऑफ गुड्स था, नहीं सॉरी रेस्टोरेंट था, तो पिछले साल उसको 75 लैक्स का, क्योंकि सिक्किम में तो वो सिचुएशन में स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट है, तो 75 लैक्स का लिमिट था, पर इस बार उसने वो बंद कर दिया और फर्स्ट डे से आर्किटेक्ट सर्विस शुरू कर दी। अगर इस बार फर्स्ट डे से आर्किटेक्ट सर्विस शुरू कर दी तो उसको अब 10-1 में नहीं मिलेगा, अब उसका 10-2A में जाएगा, और 10-2A में एग्रीगेट टर्नओवर देखा जाएगा जो भी उसका बिजनेस होगा, तो एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख के ऊपर है, इसलिए 10-2A में उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। देखो, ओके, टर्नओवर लिमिट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम अंडर 10-1 75 lakhs, क्योंकि वो सिक्किम में आता है। हाउ रजिस्टर्ड पर्सन हु इज एक्सक्लूसिवली एंगेज इन सप्लाई ऑफ सर्विस अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस, तो वो नॉट एलिजिबल फॉर सेड कंपोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10-1। तो 10-1 में एलिजिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि उसने बंद कर दिया और वो आर्किटेक्ट सर्विस ले रहा है। ओके, उसके बाद में वो 10-2A में ट्राई कर सकता है, पर वहाँ 50 लाख से लिमिट एक्सीड्स नहीं होनी चाहिए। इसकी 50 लाख के ऊपर लिमिट एक्सीड हो रही है, इसलिए ही कैनॉट अवेल कंपोजिशन स्कीम अंडर 10-2A, मतलब 10-1 में भी नहीं मिलेगा, हमने पहले एक्सप्लेन कर दिया, और 10-2A में भी नहीं मिलेगा क्योंकि 50 लाख की लिमिट से ज़्यादा है, इसलिए 10-2A में भी नहीं मिलेगा, ये हमने यहाँ पे देखा। उसके बाद में लास्ट डी क्लॉज, दीप्ति सर्विस लिमिटेड रजिस्टर्ड इन उत्तराखंड इज एक्सक्लूसिवली प्रोवाइडिंग इंट्रास्टेट हेयर स्टाइलिंग सर्विसेज। इट हैज़ अ टर्नओवर ऑफ 34 lakhs इन द फाइनेंशियल ईयर XXYY। तो क्या उसको सीएल मिलेगा? यस। विल योर आंसर डिफरेंट इफ दीप्ति सर्विस लिमिटेड आल्सो स्टार्ट इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ ब्यूटी प्रोडक्ट अलोंग विथ हेयर स्टाइलिंग? तो फिर नहीं मिलेगा, इंटरस्टेट कर रहा होगा तो नहीं मिलेगा। पर अगर वो प्योरली सर्विस प्रोवाइडर है, उसका एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख से नीचे है, तो उसको करंट ईयर में कंपोजिशन स्कीम मिलेगी। तो ये हमने देखा यहाँ पे, अच्छा क्वेश्चन है, ओके, अच्छे से करके जाना। इलेवन नंबर के क्वेश्चन पे आ जाओ। बेटा ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी मेरी जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्डिंग थी उसमें जो डिस्कस किया था उसका वीडियो अटैच कर रहा हूँ, तो वो वीडियो देखिएगा, आपका ये क्वेश्चन भी खत्म हो जाएगा और इस तरह से हमारी कंपोजिशन स्कीम का डिस्कशन खत्म हो जाएगा। तो इसके बाद में वो वीडियो अटैच किया जाएगा जो मेरा ऑलरेडी रिकॉर्डेड है इस क्वेश्चन पे। डन, चलिए। वेल, ये अच्छा प्रॉब्लम है, थोड़ा एडवांस लेवल का प्रॉब्लम है। एक्चुअली ये प्रॉब्लम मैंने स्प्लिट किया है। ये प्रॉब्लम 3 कंसेप्ट पे मिलाकर आरटी में पूछा गया था, कंपोजिशन लेवी, आरटी, आरसीएम एंड आईटीसी। इसका कुछ पार्ट जो कंपोजिशन लेवी से रिलेटेड है मैंने यहाँ कवर किया, और रिमेनिंग पार्ट मैंने आईटीसी चैप्टर में कवर किया है। तो इसी प्रॉब्लम का रिमेनिंग पार्ट जो है जो आईटीसी से कंसर्न है वो आईटीसी चैप्टर में कवर किया है। तो चलिए, कंपोजिशन लेवी से रिलेटेड जो भी पार्ट है हम वो यहाँ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। B&D कंपनी, या पार्टनरशिप फर्म इन नागपुर, महाराष्ट्र, इज अ होलसेलर ऑफ टैक्सेबल प्रोडक्ट P एंड एग्जाम प्रोडक्ट Q। तो एक सबसे पहले तो होलसेलर है यानी ट्रेडर है, 2 प्रोडक्ट बनाता है, टैक्सेबल P और एग्जाम Q। द फर्म सप्लाइज दिस प्रोडक्ट ओनली इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द महाराष्ट्र, ठीक है। ऑल द प्रोक्यूरमेंट बोथ एंड गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ फर्म आर फ्रॉम द सप्लाईज रजिस्टर्ड अंडर रेगुलर स्कीम इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। मतलब क्या, उसकी सभी प्रोक्यूरमेंट जो है ऐसे लोगों से जो रेगुलर स्कीम में है, एंड फर्म पे द टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम। तो चलो ठीक है, मतलब उसके स्टॉक में जो भी गुड्स होगा वो यहाँ पे अनरजिस्टर्ड से नहीं, रजिस्टर्ड से आया हुआ गुड्स है, कंपोजिशन स्कीम में या नॉर्मल स्कीम में आया हुआ गुड्स है, ठीक है। और वो कंपोजिशन स्कीम ले रहा है, उन्होंने खुद ही बोल दिया। डन, आगे बढ़ते हैं। B&D कंपनी हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग डिटेल्स विद रिस्पेक्ट टू टर्नओवर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, और स्टॉक की भी डिटेल्स दिया है। P और Q टर्नओवर दिया है पहले यहाँ पे 30 जून और
मतलब पहले 6 महीने का और बाद में यहाँ पे सितंबर तक का। इन्होंने पी और क्यू दोनों का टर्नओवर दिया हुआ है। उसके बाद में स्टॉक का स्टेटस भी दिया हुआ है। एक्चुअली स्टॉक का स्टेटस अगर हम देखें, जस्ट मिनट बेटा, कुछ प्रॉब्लम है, रिस्टार्ट हो जाएगा, जस्ट मिनट। हाँ ठीक है, स्टॉक का स्टेटस दिया है। वैसे कंपोजिशन लेवी में स्टॉक का कोई इतना रिलेवेंस नहीं है, लेकिन हाँ अगर ये प्रॉब्लम जब मैं आईटीसी में कंटिन्यू करूंगा तो आईटीसी में स्टॉक का बहुत रिलेवेंस है, तो आगे आईटीसी चैप्टर में ये कंटिन्यू होगा। नेक्स्ट बेटा, यहाँ पे entire stock of product P and Q available with firm as on 30th September is purchased during the said half year except the consignment of product P valuing 3 lakhs which are purchased in April month of preceding financial year। ठीक है, क्योंकि जब ये भी आईटीसी से कनेक्टेड है पर यहाँ इसका कोई रिलेवेंस नहीं है, पर एक्चुअली आईटीसी में मैं जब लूँगा तो इसमें एक सेक्शन 18 आता है, और 18 में जब आप के कंपोजिशन से नॉर्मल में आते हो तो स्टॉक का क्रेडिट आप ले सकते हो, तो तब ये काम आता है। लेकिन मैंने प्रॉब्लम को स्प्लिट किया, जो कंपोजिशन लेवी वाला पार्ट है वो इधर लिया, जो आईटीसी वाला पार्ट है मैंने आईटीसी चैप्टर में लिया, सो दैट ये प्रॉब्लम समझने में आपको आसानी होगी। इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2020 नो परचेसेस वेयर मेड एंड प्रोडक्ट वेयर सोल्ड विद द प्रॉफिट मार्जिन 20% ऑन सेल्स एंड एक्सेट्रा। ठीक है, एक्सट्रैक्ट of the only bill book maintained by firm showed in the following details। अक्टूबर का डेटा दिया है 1 तारीख से लेके तो 9 एंड ऑनवर्ड्स। पी और क्यू का सेल्स और टोटल सेल्स दिया हुआ है उन्होंने। ठीक है, आगे क्या कहते हैं, डिटेल्स ऑफ सर्विस अवेल्ड बाय बी&डी कंपनी इज एज फॉलोज। इन्होंने कुछ सर्विसेज भी खरीदी। पहला, फ्रेट पेड टू जीटीए ड्यूरिंग द पीरियड अप्रैल 20 टू अक्टूबर 20 XX, assume equal amount of freight is paid each month on 10th day of each month. Also assume that the goods for which freight is paid on 10th day of the month are transported between 11 to 20 day of the month। मतलब क्या कि ये जो उन्होंने फ्रेट पे किया है वो इक्वल पे किया, आप इक्वल डिवाइड कर देना। ओके, तो ये पे किया अप्रैल से अक्टूबर, यानी टोटल 7 महीना हुआ। ओके, टोटल यस अप्रैल सितंबर अक्टूबर 7 महीना होगा, तो डिवाइडेड बाय 7 कर देना। और ये फ्रेट अगले महीने के 10 तारीख को पे किया जा रहा है, जो ट्रांसपोर्टेशन आगे किया जा रहा है। उसके बाद में स्पेशल पैकिंग चार्जेस पेड टू पैकिंग कंपनी हैविंग एक्सपर्टीज इन सच स्पेशलाइज्ड पैकिंग ड्यूरिंग द पीरियड जनवरी टू अक्टूबर। द पैकिंग चार्जेस आर पेड फॉर द goods which are transported between 11 to 20 days of the month. The goods are packed on 10th day and then transported on 11th day onwards. Assume equal amount of packing charges are paid in each month on 9th day of each month। ठीक है, वो 3 lakhs दिया हुआ है। Compute net GST liability of B&D company for the period April to October under composition scheme। Show the calculation for each quarter separately। आपको composition scheme के अंदर में उनकी liability निकाल के देना है। इसलिए ये जो सर्विस अवेल किया है, ओके, इसका क्रेडिट तो नहीं मिलेगा। हाँ, अगर कोई रिवर्स चार्ज में लाइबिलिटी, जैसे पैकिंग के केस में रिवर्स चार्ज में लाइबिलिटी नहीं है, पर जीटीए के केस में हम अज्यूम करके चलेंगे कि रिवर्स चार्ज में लाइबिलिटी है, क्योंकि जब तक वो क्लियरली 12% ना बोले हम अज्यूम करके चलेंगे कि रिवर्स चार्ज में लाइबिलिटी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे लिखने का तरीका देखो और हम प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करेंगे। सेक्शन 10(3) कहता है ओके, 10(3) कहता है कि अगर आपने कंपोजिशन स्कीम लिया होगा तो करंट ईयर में वो लैप्स हो जाती है अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ और 75 lakhs इन स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट अदर देन आसाम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर। सेक्शन 2(6) ओके बताता है एग्रीगेट टर्नओवर में ऑल टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम सप्लाई, एक्सपोर्ट सप्लाई, इंटरस्टेट सप्लाई लिया जाता है, पर इनवर्ट सप्लाई नहीं लिया जाता है जिसके ऊपर आरसीओ है। इन गिवन केस उसका एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ क्रॉस हो चुका है। ओके, 1.5 करोड़ क्रॉस हो चुका है ऑन 3rd अक्टूबर। कैसे? अगर आप इसका नोट नीचे देखोगे तो ये प्लस ए एग्रीगेट टर्नओवर, ओके, ये तो सितंबर तक का है, इसलिए नीचे अगर आप नोट देखोगे तो नीचे मैंने नोट दी हुई है कि आपका 90 lakhs पहले जून दोनों का मिला के, क्योंकि एग्जाम सप्लाई भी लेना है, 67,65,000 ये यहाँ पे सितंबर एंड तक का खत्म हुआ। और आपका अक्टूबर का जो बिल दिया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरे पढ़ाने के बाद भी ध्यान से देखना, अक्टूबर का बिल दिया है तो अक्टूबर का बिल में 1 तारीख 1,03,000, 33,250 और 58,750 एग्रीगेट टर्नओवर आपको लेना है। तो आपका एग्रीगेट टर्नओवर जो है अगर देखा जाए तो 2 अक्टूबर तक 1,49,060,000 1 करोड़ 49 लाख 60,000 हो जाता है अगर आप तीनों ऐड कर देते हो।
आप तीनों ध्यान से पढ़ना मेरे पढ़ाने के बाद, क्योंकि इट नीड सम अटेंशन और आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे चाहिए। तो लगभग आप 1,50,00,000 से नजदीक आ गए। अगर आप जो है यहाँ पे ध्यान से सुनना, अगर उनका जो बिलिंग देखोगे तो ये बिलिंग में अगर आप 3 तारीख का बिल 45,000 का अगर ऐड कर दो तो वो 1,50,05,000 5,000 एक्स्ट्रा हो जाता है। और यहाँ 2 तारीख तक का उन्होंने दिया है। अगर आंसर देखोगे तो आंसर में उन्होंने 1,47,65,000 जो जिसकी नोट मैंने दिया है, यहाँ लिख सकते हो रेफर नोट बिलो, रेफर नोट बिलो, ठीक है, नीचे की नोट आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ 1.5 करोड़ क्रॉस हो जाता है। दूसरा यहाँ पे तो 3 अक्टूबर को नॉर्मल स्कीम में आ जाएगा। दूसरा इनवर्ट सप्लाई की अगर हम बात करें तो इनवर्ट सप्लाई ट्रांसपोर्टेशन सर्विस पे अगर वो 12% वाला ऑप्शन नहीं लेता है तो रिवर चार्ज में हमारी लाइबिलिटी आ जाएगी। पैकिंग में कोई रिवर चार्ज में हमारी लाइबिलिटी नहीं है। अगर आप कंपोजिशन स्कीम में ऑप्ट करते हो तो आपको रिवर चार्ज में जो भी लाइबिलिटी आती है वहाँ कंपोजिशन स्कीम से रेट नहीं मिलते, आपको नॉर्मल रेट से उसके ऊपर जीएसटी देना पड़ता है। ओके, तो चलिए इसके बेस पे तो आपको यहाँ पे पेबल क्वार्टरली बेसिस पे आपको पे करना है, टैक्स जो भी पे करना है, और रेट जो है कंपोजिशन स्कीम के। अब एक पॉइंट ध्यान रखना, गिवन केस में वो ट्रेडर है, अगर ट्रेडिंग ऑफ गुड्स है तो उसको 1% लगेगा और 1% टैक्सेबल सप्लाई का ही लगेगा, क्यों नहीं लिया जाएगा। मतलब जब एग्रीगेट टर्नओवर लोगे तो पी प्लस क्यू लोगे, लेकिन जब टैक्स निकालोगे तो टैक्स आप पी पे निकालोगे। तो उसकी टैक्स लाइबिलिटी पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर और तीसरा क्वार्टर, तीनों क्वार्टर की मिला ले तो उसकी टैक्स लाइबिलिटी कंपोजिशन स्कीम में कितनी आएगी, आई रिपीट कंपोजिशन स्कीम में कितनी आएगी। तो अगर क्योंकि हमको सिर्फ टैक्सेबल गुड्स पे टैक्स लगाना है इसलिए हम मैं सिर्फ पी लूंगा, क्यू सिर्फ एग्रीगेट टर्नओवर के लिए लूंगा, क्यू जो प्रोडक्ट है मैं सिर्फ एग्रीगेट टर्नओवर के लिए लूंगा। अगर मुझे टैक्स लगाना है तो टैक्स तो पी पे लगाऊंगा। तो पी का ओके पहले जून तक का टर्नओवर यहाँ पे 50 अप्रैल में जून तक का टर्नओवर जो है यहाँ पे जहां तक देखा जाए तो 50 लाख दिया है, दूसरे क्वार्टर का 40 लाख रुपए दिया है, और तीसरे क्वार्टर का मैंने कितना लिया है, तो तीसरे क्वार्टर का मैंने 1,75,000 लिया हुआ है। अब ये 1,75,000 क्यों लिया है मैंने, क्योंकि तो अगर आप बिलिंग देखते हो तो पहला एक यहाँ पे 1,70,000 में एग्रीगेट टर्नओवर में तो मैंने ये लिया, पर टैक्सेबल तो 1,41,250 और 43,750, ये 3 आइटम टैक्सेबल हो गए। तो ये 3 आइटम मैंने टैक्सेबल यहाँ पे ले लिए। तो ये मैंने 3 आइटम, और उसके बाद तो कंपोजिशन लेवी विड्रॉ हो जाएगी, तो मैंने यहाँ पे ले लिया 0.5% से मैंने टैक्सेबल सप्लाई पे उसका आईटीसी निकाल लिया। जीटीए सर्विस मैंने डिवाइडेड बाय 7 इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर दिया। ओके, तो जो भी जीटीए सर्विस मैंने इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर दिया तो पहले इंटू 3 मतलब ओके इक्वल इंस्टॉलमेंट 7 मंथ में डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई बाय 3 60,000 और 60,000, और जीटीए सर्विस 2.5% का रेट एज्यूम करके वहाँ जीएसटी निकाल दिया। तो यहाँ पे मुझे कंपोजिशन स्कीम में ऊपर का टैक्स देना है 25,000 और यहाँ पे भी 20,000 टाइप नहीं हुआ बेटा, यहाँ पे जो है 20,000 ये हमें मुझे लेना है, ठीक है, यहाँ 20,000 मुझे लेना है, और ये 875 इतना टैक्स मुझे कंपोजिशन स्कीम में देना है, प्लस रिवर चार्ज में मुझे टैक्स देना है। मतलब टोटल सीजीएसटी और टोटल एसजीएसटी मुझे अगर मैं बात करूँ तो टोटल सीजीएसटी मुझे 48,875 और एसजीएसटी 48,875 मुझे टोटल जीएसटी देना है, ठीक है, दिसंबर एंड तक, और इसका कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे लिया है। अब मैं एक स्पेशल डिस्कशन आपके साथ करना चाहूंगा, और वो स्पेशल डिस्कशन क्या है, 2 अक्टूबर तक अगर देखोगे तो आपका एग्रीगेट टर्नओवर पी और क्यू का मिला के 1,49,60,000 होता है। मतलब 40,000 आपके पास अभी भी था जो कंपोजिशन स्कीम में था, ठीक है। मैंने यहाँ पे 1, 2 और 3 ही बिल दिए, ओके 40,000 यानी 3 तारीख का जो है उसमें से 40,000 को भी कंपोजिशन स्कीम मिल सकती थी। मतलब अगर मैं ऊपर बिलिंग में जाऊँ, ध्यान से सुनना मेरी बात, नहीं तो यहाँ पॉज करके आप खुद एक बार पढ़ो और बाद में यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से सुनना या रिपीट देख लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं ऊपर का बिलिंग देखूँ तो मैंने ये 3 बिल तो ले लिए, पी क्यू एग्रीगेट टर्नओवर में भी ले लिए, और जब मैं जीएसटी निकाल रहा तो जीएसटी पी का जो है ओके 1,31,250 और 43,750 मैंने ले लिया। देखो यहाँ पे अगर आप टैक्स कैलकुलेशन में देखोगे तो 1,31,250 और 43,450 मैंने तीनों भी ले लिया। अब मेरे हिसाब से क्या था, मेरे हिसाब से 40,000 का अभी भी गैप था, तो 3 तारीख का इसका 35,000 मैंने लेना चाहिए था, इसका 35,000 ये भी कंपोजिशन स्कीम में मैंने लेना चाहिए था। मतलब क्या हुआ, क्योंकि 40,000 का गैप है तो ये भी मैं कंपोजिशन स्कीम में ले सकता था। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने यहाँ पे अगर मेरी बात सुनो तो यहाँ पे 35,000 और ऐड होने चाहिए थे और अकॉर्डिंगली टैक्स चेंज होना चाहिए था।
क्यों? क्योंकि अभी भी 40,000 का गैप बाकी था, तो 35,000 वहाँ ऐड होने चाहिए थे और उसके ऊपर जीएसटी आना चाहिए था। लेकिन आरटीपी में ये नहीं लिया गया और मैंने भी नहीं दिया, क्योंकि मैंने क्या किया था, जब पहले मेरे हिसाब से दे दिया तो बच्चे आरटीपी का फोटो निकाल के मुझे देते थे कि सर देखो आरटीपी में तो ऐसा नहीं लिया है और आपने कैसा ले लिया। इसलिए मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ कि मेरे हिसाब से ये 35,000 भी ऐड होना चाहिए और 35,000 ऐड होकर उसके ऊपर जीएसटी लगना चाहिए। ठीक है, पर ठीक है, अब नहीं ऐड किया तो मैं भी नहीं ऐड कर रहा हूँ। आरटीपी में नहीं ऐड किया, मैंने नहीं ऐड किया है। सर हम एग्जाम में क्या करें? एग्जाम में मेरे हिसाब से जो है, एग्जाम में इतना ओके वो बहुत क्लैरिटी से आएगा। आरटीपी की ये मिस्टेक हुई है, मैं ये मानता हूँ कि आरटीपी की मिस्टेक है, पर मिस्टेक ओके हमारे इंस्टीट्यूट ने आगे उसको करेक्ट भी नहीं की, तो ये मिस्टेक हुई है, पर एग्जाम में वो करेक्ट होके आएगा और मेरे हिसाब से 35,000 भी लेना चाहिए। पर आरटीपी में नहीं लिया, इसलिए मैं भी रिस्क नहीं ले लेता हूँ, क्योंकि तुम्हारे लिए तो अभी व्हाट्सअप बड़ा इजी है। इधर का फोटो निकाला, इधर का फोटो निकाला, भेज दिया, और क्या पूछना है वो पूछा नहीं, सिर्फ फोटो निकाल के भेज दिया। ऐसा मत करो बेटा। जितना ऑडियो मैसेज में आप हमें क्वेश्चन पूछोगे उतना आपको आंसर क्लियर आएगा। टाइप करके या फोटो निकाल के मत भेजो। तो ठीक है, मेरे हिसाब से 35,000 भी ऐड होना चाहिए। शायद इंस्टीट्यूट ने ये अज्यूम किया कि बिल कंबाइन है, ओके 35 प्लस 10 45 कंबाइन बिल है, आपने अलग करके नहीं दिया, इसलिए हम वो कंसीडर नहीं करेंगे, ऐसा इंस्टीट्यूट ने अज्यूम किया होगा, पर मेरे हिसाब से गलत है। वॉट एवर इट में भी बेटा, तो यहाँ प्रॉब्लम अगर देखा जाए तो इजी है। सर ये पैकिंग का क्या इफेक्ट? यहाँ पैकिंग का इफेक्ट कुछ भी नहीं होगा। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन का इफेक्ट, रिवर्स चार्ज में आपको पूरे 5% से टैक्स देना पड़ेगा रिवर्स चार्ज में, हमने वो ले लिया है। ठीक है, पैकिंग का इफेक्ट नहीं, लेकिन जब आईटीसी वाला प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा तो ये पैकिंग की भी एडजस्टमेंट आईटीसी में है, इसी प्रॉब्लम को मैं आईटीसी में कंटिन्यू करूंगा। लेकिन आधा प्रॉब्लम आज हमारा इजी हो गया क्योंकि मैंने आधा यहाँ पढ़ा दिया, सो दैट आईटीसी में हमें समझना आसान होगा, नहीं तो मुझे पूरा एक्सप्लेनेशन लेना पड़ता है आईटीसी में। तो आधा अभी करके रखो, फिर रिमेनिंग इसके ऊपर कुछ और एडिशन है जो हम आईटीसी चैप्टर में देखेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए कंपोजिशन रिलेटेड पार्ट हमने कंप्लीट किया। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा, और मेरे हिसाब से क्या गड़बड़ हुई है वो मैंने आपको बता दिया। स्टॉक का यहाँ कंपोजिशन स्कीम में कोई रिलेवेंस नहीं है, पर आईटीसी में जरूर रिलेवेंस है जब हम सेक्शन 18 देखेंगे और उसके स्टॉक के क्रेडिट्स लेंगे। ठीक है, चलो डन, ओके। सो बेटा इस तरह से हमने डिस्कशन कंप्लीट किया, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंपोजिशन लेवी के यहाँ डिस्कस किया। आई होप आपको मजा आया होगा। तो आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके जरूर देखिएगा स्टार्ट से लेके एंड तक, तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। तो चलिए यहाँ तक रुकते हैं, ऐसे ही हम डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे और ऐसे ही इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। चलिए बेटा, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये लेते हैं। अच्छा पूछा था, May 23 एग्जाम में पूछा था। मिस्टर एक्स अ ट्रेडर डीलिंग एक्सक्लूसिवली इन सप्लाई ऑफ गुड्स, भाई सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है, पेइंग टैक्स अंडर नॉर्मल स्कीम, also eligible for composition scheme. Submit the following details for coming financial year 20XXYY. You are required to determine which scheme is more beneficial to him and whether Mr. X should opt for composition scheme. अभी तो वो रेगुलर स्कीम ले रहा है, पर अगले साल कमिंग फाइनेंशियल ईयर, ध्यान सुनना, कमिंग फाइनेंशियल ईयर में 20XXYY में वो कंपोजिशन स्कीम लेना चाहता है। क्या ऐसा हो सकता है कि अभी हम रेगुलर स्कीम ले रहे हैं और बाद में कंपोजिशन स्कीम? व्हाई नॉट? आप करेंट नेक्स्ट ईयर से कंपोजिशन स्कीम ले सकते हो इफ एग्रीगेट टर्नओवर अंडर सेक्शन 10(1) ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज बिलो 1.5 CR, तो आप बिल्कुल ले सकते हो, 1.5 CR होगा तो डन। चलिए अब यहाँ पे जहां तक देखा जाए, एस्टिमेटेड डेटा, एस्टिमेटेड दिया हुआ है उन्होंने, इनवर्ट सप्लाईज ऑफ गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर, उसकी सारी परचेसेस रजिस्टर्ड सप्लायर से, मतलब उसको यहाँ पे 70 लाख की परचेस है, एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी है और उस पर जीएसटी 12% है। आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स टू अनरजिस्टर्ड कस्टमर, सेल प्राइस ऑफ गुड्स इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, और जीएसटी 12% है। सेल प्राइस दिए और जीएसटी उसका 12% दे दिया है। ठीक है, तो अब आपको अदर इंफॉर्मेशन दिया है, इनहेरेंट नेचर एक्सपेंसेस 4,50,000 पर ईयर अंडर बोथ द स्कीम। उसके बाद में बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कॉस्ट अंडर नॉर्मल स्कीम 2 लाख ईयरली, वेरास अंडर कंपोजिशन स्कीम 75,000। थर्ड, रिटर्न फाइलिंग एक्सपेंसेस अंडर नॉर्मल स्कीम 48,000 और कंपोजिशन स्कीम में 12,000 है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहे हैं, देखिए ये क्वेश्चन में वो ये पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि वो क्लाइंट को कंपोजिशन का ऑप्शन देना चाहिए या रेगुलर का। अब देखिए बेटा, कुछ खर्चे तो दोनों स्कीम में फिक्स है, कुछ खर्चे वो सेव कर सकते हैं। मैंने पढ़ाते वक्त क्या बताया था कि कंपोजिशन स्कीम लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि रिकॉर्ड मेंटेनेंस कॉस्ट सब्सटेंशियली सेव हो जाती है,
पर ड्रॉबैक ये है कि आपके पॉकेट पे टैक्स बर्डन आता है, और आपके पॉकेट पे अगर टैक्स बर्डन आता है तो वो सिचुएशन में आपको उसका कि जीएसटी अपने पॉकेट से देना पड़ता है स्मॉल परसेंटेज से, और वो है कितना 1%। ये बेटा थोड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो आवाज़ आ रही होगी, पर आप मेरे इस पे ध्यान देना। ओके, तो जस्ट मिनट, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जो है वो खर्चे बचा सकता है लेकिन टैक्स उसके पॉकेट पे आएगा, और नॉर्मल स्कीम में टैक्स का बर्डन पास ऑन हो जाता है, इसलिए टेंशन नहीं, क्योंकि क्रेडिट मिल जाता है और बाकी टैक्स इनवॉइस में आप बर्डन पास ऑन कर सकते हो, पर बिल ऑफ सप्लाई में आप बर्डन पास ऑन नहीं कर सकते। तो आपको कंपोजिशन स्कीम ज़्यादा फायदेमंद रहेगी या ये स्कीम ज़्यादा फायदेमंद रहेगी? चलिए, अगर मैं कंपोजिशन स्कीम में हूं तो आपका सेल्स टर्नओवर कितना है? 90 लाख। तो मैं ये ऑप्शन में भी सॉल्व कर सकता हूं जो मैंने ऑप्शन यहाँ पे लिया। ओके, और एक इंस्टीट्यूट ने एक ऑप्शन में सॉल्व किया, पहले मैं मेरे ऑप्शन में समझा देता हूँ। मैं बिल्कुल एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन पे ले रहा हूँ कि अगर मैं कंपोजिशन स्कीम में मैं माल बेचूंगा, ओके, तो 90 लाख मेरी टोटल प्राइस होगी। अब सर इसमें तो उन्होंने बोला है ना वो इंक्लूडिंग जीएसटी, तो वो इंक्लूडिंग जीएसटी जो है, ओके, 90 लाख, वो 12% का डेटा रेगुलर स्कीम में काम आ सकता है, पर मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि यहाँ पे सेल प्राइस वो कंपोजिशन स्कीम में भी 90 लाख ही लगाएगा। ठीक है, ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि सेल प्राइस 90 लाख से लगाएगा। ओके, क्यों? क्योंकि उसकी इनपुट के परचेसेस के आईटीसी भी इन्वॉल्व हो गए उसके अंदर, ओके, जिसका उसको क्रेडिट नहीं मिला होगा। ओके, जब उसने 70 लाख का परचेस किया होगा तो प्लस 12% आया होगा। ओके, तो यहाँ एक एजम्पशन मैं ले रहा हूँ कि 90 लाख ही सेल प्राइस को बेस लेके चलते हैं, तो 90 लाख की सेल प्राइस को बेस लेके चलते हैं, तो उसकी सेल्स वैल्यू जो बिल ऑफ सप्लाई में बताएगा 90 लाख, इसमें वो जीएसटी अलग से नहीं बताएगा, और उसका 1% 90,000 टैक्स देगा, और वो 90,000 का टैक्स, ओके, 1% जो देगा, ओके, वो उसके पॉकेट से देना पड़ेगा, और वो बिल ऑफ सप्लाई में पास ऑन नहीं कर सकता। रेगुलर स्कीम में आपको टैक्स एक्स्ट्रा, ओके, टैक्स आउट ऑफ पॉकेट नहीं लगेगा। मैंने स्पेसिफिक वर्ड यूज किया, आउट ऑफ पॉकेट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप टैक्स लगा रहे हो टैक्स इनवॉइस में तो आपको क्रेडिट मिल जाता है और बर्डन पास ऑन आप कस्टमर से ले लेते हो, इसलिए टैक्स का बर्डन आपको नहीं आता है रेगुलर स्कीम में। आई होप आपको ये समझा होगा। चलिए, तो ये जो है यहाँ टैक्स का बर्डन कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि बर्डन कैन बी पास ऑन, यहाँ पे 90,000 आउट ऑफ पॉकेट आएगा। हाँ, लेकिन अगर आप कंपोजिशन स्कीम में हो, तो अगर आप ध्यान से पढ़ते हो तो आपकी अकाउंट मेंटेनेंस कॉस्ट रेगुलर स्कीम में 2 लाख है, जिसमें बर्डन पास ऑन हो जाता है, पर 2 लाख रेगुलर स्कीम में है और 75,000 कंपोजिशन स्कीम में, और रिटर्न फाइलिंग कॉस्ट में भी डिफरेंस है। तो अगर मैं यहाँ पे ये दो कॉस्ट लो, अकाउंट मेंटेनेंस कॉस्ट 75,000, यहाँ 2 लाख, ओके, यहाँ टैक्स का बर्डन नहीं आएगा पर मेंटेनेंस कॉस्ट आएगी। रिटर्न फाइलिंग कॉस्ट यहाँ 12,000, तो यहाँ 48,000। तो अगर मैं यहाँ पे आउट ऑफ पॉकेट अगर मैं जाऊं तो यहाँ टैक्स पकड़ के भी मैं 1,77,000 दे रहा हूं, टैक्स पकड़ के भी 1,77,000 दे रहा हूं, पर यहाँ पे टैक्स का बर्डन नहीं आएगा, पर मेरी मेंटेनेंस कॉस्ट 2,48,000 पे जाएगी। तो मेरे हिसाब से मैंने कंपोजिशन स्कीम लेना ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि मेरे B2C इनवॉइसेस है, अनरजिस्टर्ड है, तो मैं रीज़न दूंगा कि माई सप्लाई इज B2C, ओके, सप्लाई B2C, और यहाँ पे 1,77,000 का कॉस्ट है। तो यहाँ पे कंक्लूजन, तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या लूँगा? यहाँ पे कंक्लूजन ये लूँगा, ओके, फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज B2C का ट्रांजेक्शन है, और सेकंड जो है यहाँ पे, ओके, कॉस्ट इज मोर इन रेगुलर स्कीम, कॉस्ट इज मोर इन रेगुलर स्कीम। तो ऐसे केस में ऑफ फॉर किसके लिए? कंपोजिशन लेवी। आप कंपोजिशन लेवी के लिए ऑप्ट कर सकते हो, ऑफ फॉर कंपोजिशन लेवी रादर देन रेगुलर स्कीम। ये मैंने सिंपल वे में सॉल्व करके दे दिया है यहाँ पे, लेकिन जो सजेस्टेड आंसर में दिया है वो बड़ा कॉम्प्लिकेट करके दिया है, और नीचे ये भी कहा है कि भाई अल्टरनेट प्रेजेंटेशन आंसर इज पॉसिबल, ये इंस्टीट्यूट ने खुद ही कहा है, ठीक है। और अल्टरनेट मैंने जो बताया ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। हाँ, इसमें मैंने एक एजम्पशन लिया जो आपने भी लेना कि, ओके, एजम्पशन आपने, ओके, यहाँ एक एजम्पशन आपने लेना, ओके, सेल्स वैल्यू अंडर कंपोजिशन लेवी अंडर CL इज 90 लाख। यहाँ पे वो 90 लाख सेल्स वैल्यू है। भाई मुझे व्हाट्सअप मत करना, मैं भी एजम्पशन ही ले रहा हूँ। तो ऐसे केस में ये जो मेथड है ये बहुत ही सिंपल वे में आंसर का तरीका था, लेकिन हाँ, इंस्टीट्यूट का अगर मैं समझाऊँ
जितना समझता है ठीक, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, समझ में आया तो ठीक है। इंस्टीट्यूट ने क्या किया, इंस्टीट्यूट ने किया, अगर आप कंपोजिशन स्कीम में होते तो 90 लाख का 1% टैक्स देते, और अगर आप नॉर्मल स्कीम में होते, रेगुलर स्कीम में होते, तो 90 लाख इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, तो उसमें जीएसटी कितना निकालते, तो इंटू 12 डिवाइडेड बाय 100, या फिर आप वैल्यू निकाल लो इंटू 100 डिवाइडेड बाय 112। ओके, वैल्यू निकाल लो इंटू 100 डिवाइडेड बाय 110, और उसके ऊपर 12% का जीएसटी, या आप डायरेक्ट जीएसटी भी निकाल सकते, क्योंकि आपका आउटवर्ड सप्लाई इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, तो इंटू 12 डिवाइडेड बाय 112, तो आपका इधर जीएसटी आता है इतना। आईटीसी तो दोनों में आईटीसी, यहाँ पे आईटीसी नहीं मिलता है, यहाँ पे आप परचेसेस जो 70 लाख का हुआ है उसका आईटीसी आप ले सकते हो, तो आपका नेट जीएसटी लायबिलिटी या 90,000 आया। इंस्टीट्यूट ने भी सेल्स वैल्यू 90,000 ही लिया हुआ है, सेल्स वैल्यू 90,000 ही लिया है, और उसका 1% निकाला हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे निकाले तो यहाँ 90,000 आउट ऑफ पॉकेट जाएगा टैक्स, पर ये जो नेट आ रहा है 124 रेगुलर स्कीम में, ये आपके ऊपर बर्डन नहीं आएगा। ओके, ये बर्डन ट्रांसफर हो जाता है टैक्स इनवॉइस में, मतलब ये आपके आउट ऑफ पॉकेट नहीं है। फिर इंस्टीट्यूट ने कॉस्ट लिया, इनरेंट कॉस्ट कितनी लगी दोनों में, 440, इधर अकाउंट, इधर 2 लाख, इधर रिटर्न फाइलिंग, इधर ये, और उसके परचेसेस कॉस्ट, ये परचेसेस कॉस्ट में विद जीएसटी, और ये परचेसेस कॉस्ट में विदाउट जीएसटी, क्योंकि यहाँ पे आईटीसी का क्रेडिट नहीं मिलता है। टोटल कॉस्ट इन्वॉल्व, टोटल सेल्स आपका कितना है 90,000, 90 लाख यहाँ पे विदाउट जीएसटी, 80 लाख 35,014 यहाँ पे। तो प्रॉफिट मार्जिन दोनों में ऐसी रहेगी, तो इंस्टीट्यूट ने प्रॉफिट मार्जिन पे निकाला, और प्रॉफिट मार्जिन पे ये डिसीजन दिया कि भाई कंपोजिशन स्कीम ज़्यादा बेटर रहेगी, क्योंकि इसमें प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है। ओके, और उसके बेस पर आंसर यहाँ पे सॉल्व करके दिया है। पर इंस्टीट्यूट ने कहा कि अल्टरनेट मेथड भी हो सकती है, इससे सिंपल अल्टरनेट मेथड मेरी है। ओके, आप इसको कह सकते हो अल्टरनेट मेथड मेरी है, और इसको, ये मेथड से भी आप अगर इसको सॉल्व करो, ओके, तो मार्क्स मिल जाएंगे। जस्ट कि भाई यहाँ टैक्स लगेगा नहीं, यहाँ टैक्स लगेगा आउट ऑफ पॉकेट, और दोनों का यहाँ कॉस्ट कितनी जा रही है, यहाँ कॉस्ट कितनी जा रही है, डिफरेंस जो है वो कॉस्ट बेसिस पे, मैंने प्रॉफिट मार्जिन बेसिस पे नहीं लिया, मैंने आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट बेसिस पे निकाला, और वो ये आया। तो आप ये अल्टरनेट मेथड का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और आप अभी सॉल्व कर लेना पॉज करके, और ये अल्टरनेट मेथड से भी आप डिसीजन दे सकते हो। चलो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, और अभी के अभी पॉज करके सॉल्व कर लेना, ठीक है, अल्टरनेट मेथड लिख लेना, ये मेथड से भी आप डिसीजन ले सकते हो। डन, चलो। सो बेटा, इस तरह से हमने डिस्कशन कंप्लीट किया, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंपोजिशन लेवी के यहाँ डिस्कस किया। आई होप आपको मजा आया होगा। तो आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके जरूर देखिएगा स्टार्ट से लेके एंड तक, तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। तो चलिए यहाँ तक रुकते हैं, ऐसे ही हम डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे, और ऐसे ही इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।